आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज की परिचर्चा अपने आप में जितनी आनंददायक है, उतनी ही वो बहुत सारे विविध आयामों से भरी हुई है और बहुत हद तक रहस्यात्मक भी है। रहस्यात्मक इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि रामायण इतने वर्षों जो प्राचीन परंपरा से हमारे पास चली आ रही है, आज तक उसके ऊपर इतनी चर्चाएँ हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके तत्व को हम नहीं पकड़ पाते। तो हर जनरेशन, हर पीढ़ी अपने ओर से प्रयास करती है उसको नए संदर्भों में परिभाषित करने के लिए। और मुझे लगता है यही भारतीय परंपरा है कि अपना मूल वही रहेगा, लेकिन उस मूल को नए सिरे से संस्कारित करके उसको परिभाषित हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये विषय जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो भी इसी संदर्भ में है कि वाल्मीकि रामायण एन एपिसेंटर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, व्हाट मैनेजमेंट स्कूल्स नीड टू लर्न फ्रॉम इट। और अयोध्या से बोर्ड रूम तक हम इस वाल्मीकि रामायण को लेकर के कैसे आ सकते हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं परिचय अभी आपको बाद में उनसे कराऊँगा। ये उनकी पुस्तक है जो अभी रिलीज़ हुई है, रामायण एन एपिसेंटर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और इस बुक में जो उन्होंने जिस दृष्टि से इस सारे विषय को देखा है, वाल्मीकि रामायण को, वो हमारे साथ आज वो साझा करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारी अपनी एक आरंभिक स्थिति होती है कि हम अपने विषय को, कि हम उस विषय के बारे में क्या जानते हैं और उससे अधिक क्या जानना चाहते हैं, उससे मैं आप लोगों को लगभग अगले 5-7 मिनट में परिचय कराऊँगा और उसके बाद आज के मुख्य वक्ता का आपसे परिचय कराऊँगा। और फिर मुख्य वक्ता की बात हमारे साथ होगी 35-40 मिनट और फिर उसके बाद हम संवाद आरंभ करेंगे। तो जैसे कि समझ सकते हैं कि किसी भी विषय को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके मूलभूत प्रश्नों को हम पकड़ें और फिर जो है अग्रसर होने का प्रयास करें। तो मूलभूत प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे मेरे बाएं हाथ की ओर देख पा रहे हैं। 7-8 प्रश्न मैंने रखे हैं कि दिस दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। पहला क्या है? असर्टेनिंग द गोल्स और जॉब टू बी डन। बड़ा सरल सी बात है, बहुत सरल सरल बातें हैं, लेकिन जैसे ही हम अग्रसर होंगे तो आप देखेंगे कि ये बातें उतनी आसान नहीं है जितनी हमें ये दिखाई दे रही हैं। सेकंड इज गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड थर्ड इज हैविंग राइट प्लान एंड स्वॉट एनालिसिस, जिसका हम बहुत प्रयोग करते रहे हैं अपने कॉलेज टाइम्स में और इसके ऊपर बहुत बल दिया जाता था। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस आप जानते हैं। पांचवा जो है लीडिंग अ टीम, सिक्स्थ ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, सेवंथ कोऑर्डिनेटिंग विद द पीपल एंड एट्थ इज कंट्रोलिंग, यानी कि चेकिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग एज पर द प्लान, आर दे और आर दे नॉट। अब ये जो बातें हैं इसको मैं चाहूंगा कि आप वाल्मीकि रामायण के जितने संदर्भ संभव आपके लिए हैं, जो जो आपको ध्यान में आते हैं घटनाएं, वो चाहे सुग्रीव से मुलाकात है राम की, या हनुमान से मुलाकात है, या युद्ध की है, या वो पुल बनाने की क्षमता है, या वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ उनके दुख सुख है, उन सब घटनाओं को आप ध्यान में रखें और आपको ये 8 पॉइंट्स दिखाई देने लगेंगे। अब ये जो पुस्तक है जिसकी वजह से हमने आज मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित किया है, डॉक्टर राहुल मिश्रा जी को। उनकी बुक की 3 बातें बड़ी विशेष हैं जिसके ऊपर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। बाकी तो विस्तार पूर्वक वही बताएँगे क्योंकि मुझे अभी तक ये पढ़ने का मौका नहीं लगा। लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल पढ़ने के लिए एक मानसिक परिपक्वता की स्थिति में हूँ। तो उनकी बुक जो है पुस्तक, उसमें 3 मुख्य बातें हैं, 3 मुख्य प्रिंसिपल्स आप देख सकते हैं जो रेड में आप देख पा रहे हैं। इंटेंट, इनिशिएटिव एंड इंटेग्रिटी, 3 आईज़ का ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर उन्होंने बहुत बल दिया है। और दूसरा जो उन्होंने बल दिया है वो पॉजिटिविटी, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, 3 पीस का कॉन्सेप्ट। और इसके आधार पर उन्होंने मैनेजमेंट में जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, उनको उन्होंने डिफाइन किया है और उसके बारे में वो अपनी अलग से बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामायण हर किसी के साथ जुड़ी हुई है, हम रामायण के साथ जुड़े हुए हैं। तो लेकिन कि कौन किस रूप में जुड़ा हुआ है, ये देखने और समझने की बात है।
विशेष रूप से जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो रामायण के प्रति आग्रह मैं इसलिए रखता हूँ, क्योंकि हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में जीना तो रामायण के पात्रों की तरह है, लेकिन व्यवहार करते समय जो है वो हम महाभारत के पात्र बन जाते हैं। इसलिए वो रामायण के प्रति आग्रह रखना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए तो विशेष रूप से। अब उसमें से राम मेरे लिए क्या हैं, उससे मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ। आप अगर वाई एक्सिस पे देखें तो एक श्लोक आपको मिलता है छठे कांड में, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं सोऽहं यस्य यस्य यतश्चाहं भगवंस्तद्ब्रवीतु मे। कि राम अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं अपने को मनुष्य समझता हूँ। वो कहीं भगवान नहीं कह रहे अपने आप को, ये तो हम मानते हैं उनको, हम जानते हैं भगवत्ता उनकी, लेकिन वो अपने को मनुष्य कह रहे हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा संबल हो जाता है कि मैं राम के साथ अपने को रिलेट कर सकूँ। आप इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन केंद्र केवल है आत्मानं मानुषं मन्ये, राम दशरथात्मजम् कि राम किसके पुत्र हैं? दशरथ के पुत्र हैं। तो पूरी की पूरी परंपरा और पूरी मनुष्यता इसकी वजह से जुड़ जाती है। और दूसरा आप एक्स एक्सिस पे नीचे देखें, रामो विग्रहवान धर्मः। राम क्या है? पूरे विग्रहवान धर्म हैं। ये कोई रिलिजियोसिटी की सेंस में नहीं है, ये कोई मज़हब की सेंस में नहीं है। धर्म जो है वो नितांत एक वो तत्व है जो सब कुछ धारण करके चलता है, इंटीग्रेट करके चलता है। तो अब इसके बीच में संभावनाएँ क्या हैं राम की? तो राम जो हैं वो जब मनुष्य कह देते हैं, तो आप ये देखें उनकी ये 6 सीमाएँ आपको एक साथ दिखाई देने लगती हैं। जहाँ पे वो प्रबंधन की बात शुरू करते हैं, जहाँ से हमें आवश्यकता है जानने और समझने की, वो क्या है? कला। सबसे पहले कि राम हैज़ लिमिटेशन ऑफ पावर एंड पोटेंशियल। सेकंड विद्या लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, थर्ड इज़ अटैचमेंट ऑफ डिज़ायर, लिमिटेशन ऑफ टाइम काल, नियति लिमिटेशन ऑफ स्पेस और रिस्ट्रिक्शन आप कह सकते हैं, और इल्यूजन और इग्नोरेंस, ये छठी बात है। तो कुल मिलाकर के इन सभी लिमिटेशंस के साथ, परिसीमाओं के साथ राम जो है वो क्या वस्तुतः करना चाहते हैं? यज्ञ संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि हम समझते हैं कि राम शायद धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जहाँ तक मैंने देखा या पढ़ा है या समझा है, वो है यज्ञ संस्कृति की रक्षा करने के लिए। विश्वामित्र जब लेने आते हैं, तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनको लेने आ रहे हैं। धर्म का जो काम है, वो लेटर पीरियड में कृष्ण के लिए छोड़ दिया गया है। तो इसलिए इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखें कि राम का संबंध यज्ञ संस्कृति से है, और यज्ञ संस्कृति भी कौन-सी है? वो समष्टि और व्यष्टि स्तर पे चलने वाले दोनों प्रकार के यज्ञ हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल के यज्ञ हैं। और वो यज्ञ क्या है? मेरी दृष्टि में यज्ञ है, यज्ञ इज़ पार्टिसिपेशन। अगर आप सिर्फ़ यज्ञ को आग जलाना, लकड़ियाँ डालना, आहुति डालना ये समझ रहे हैं तो नो। उसका जो मुख्य परिभाषा है, वो है यज्ञ इज़ पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब तक समाज उसमें सम्मिलित नहीं होता, परिवार सम्मिलित नहीं होता, पत्नी सम्मिलित नहीं होती, तो यज्ञ यज्ञ नहीं होता। राम खुद नहीं यज्ञ कर पाए सीता के अभाव में। और दूसरी जो परिभाषा है, दूसरा जो हम डिफाइन करते हैं, जो डॉक्टर साहब से हम जानना और समझना चाहेंगे, यज्ञ मीन्स राइट टू अर्न एंड ड्यूटी बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि यज्ञ हो ही तभी सकता है जब आप अर्जन करेंगे और उस अर्जित का वितरण करना, यही यज्ञ की संस्कृति है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि क्योंकि जब आप मैनेज करने लगते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे मुक्त नहीं हो पाते। मैं जो डिसीज़न लेना चाहता हूँ, जो प्लान करना चाहता हूँ, उसमें कहीं न कहीं क्रोध का, लोभ का, मोह का, इन सब का अंश आता है, और फिर मेरी प्लानिंग, मेरी एग्ज़ीक्यूशन, मेरी कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ होती है। तो राम ने इन सब चीज़ों को कैसे नियंत्रित किया, कैसे इसका प्रबंधन किया कि जीव, हर प्रकार का जीव आकर के उनसे जुड़ा और वो एक सफल राम कथा बनी। अब इसके बीच में एक बात और आप देख लीजिए कि जब मैं कहता हूँ कि यज्ञ संस्कृति की बात करता हूँ, तो यज्ञ संस्कृति में जो मैनेजमेंट है, वो कभी भी सर्वाइवल के स्तर पे नहीं रही। वो कभी भी प्राइमोर्डियल हंगर या फ़ियर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वो केवल और केवल मात्र किसके साथ है? एस्थेटिक इश्यूज़ ऑफ लाइफ़ के साथ है।
हमें जीवन मिला क्योंकि भारत में तो कोई संघर्ष वाला ऐसा कोई समस्या थी नहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ प्रकृति आपको सब कुछ दे ही रही थी। तो इसलिए आपके जो प्रश्न थे, मैनेजमेंट के आपके जो प्रश्न हैं, वो हैं एस्थेटिक लाइफ़ कि जीवन को मैं पूर्णता के साथ, सौंदर्य के साथ कैसे जीऊँ? तो कुल मिलाकर के संस्कृत की दृष्टि से, ये मैनेजमेंट का पक्ष है वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, अगर आप अब इस सारे मसले को मैं 2 स्तर पे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और उसके बाद डॉक्टर साहब हम हमारे साथ बात करेंगे। एक तो है कि राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का सबसे सुंदर और बेहतरीन उदाहरण है। और उससे हमें जो है वो चाहे मैनेजमेंट स्कूल्स हैं या दूसरे और लोग हैं, संस्कृत के लोगों को भी उस विषय को देखना चाहिए। अगर आप इस सारे विषय को 7 भागों में विभाजित करके देखें, तो राम राज्य जो है वो आपको क्या बताता है? ही इज़ आई मीन दिस इज़ द एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट राम राज्य। वो क्या है कि विज़नरी लीडरशिप अगर होगी, तो राम राज्य तभी संभव होगा और उसमें विज़न क्या होगा? टू क्रिएट प्रॉस्पेरस, हार्मोनियस, जस्ट सोसाइटी थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस। सेकंड इज़ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। राम राज्य जो है वो क्या है? सारा का सारा प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड फोकसिंग ऑन द एलोकेटिंग रिसोर्सेस एफिशिएंटली। राम में कोई भूखा नहीं, राम राज्य में, कोई दरिद्र नहीं, कोई भूखा नहीं मर रहा। तीसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है राम राज्य में कि प्रजा जो कहती है राजा को सुनना पड़ता है। ये किंग नहीं है। अगर आप किंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हिंदी संस्कृत के अपनी भाषाओं से परिचित नहीं हैं। क्योंकि किंग अकाउंटेबल नहीं होता प्रजा के लिए, राजा प्रजा के लिए अकाउंटेबल है। तो सिटीजन्स की बात को सुनना, समझना और उनको अपनी बात का आदेश जो पारित करना है, धर्म शासन जो पारित करना है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैं बहुत ब्रीफली आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूँगा बाद में। चौथे स्तर पे अगर आप इस वाल्मीकि रामायण को देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट राम राज्य आपको दिखाई देता है, जहाँ पर हर तरह के व्यक्ति जो है पशु-पक्षी से लेकर के श्रेष्ठतम प्राणी जो हैं, देवता भी उसमें आके जुड़ते हैं और सभी के सभी उस कार्य सिद्धि में अपना योगदान देते हैं और किस तरह से कोलैबोरेशंस की गई, किस तरह की टीम बनाई गई, आप सभी जानते हैं। वो वानर सेना थी, वो अन्य लोग थे, जटायु है और लोग हैं। सारे के सारे वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आपको राम राज्य में, क्योंकि राम राज्य बिना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ हर बात मूल्यांकन होगा। सीता का चाहे मूल्यांकन है, राम का अपनी परीक्षा है। चाहे कहने को हम अग्नि परीक्षा सीता की कह देते हैं, लेकिन राम ने कितनी परीक्षाएँ दी हैं, वो सारा जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप देख पाएँगे। उसके बाद केवल इतना ही नहीं, एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस राम राज्य में ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ही डेमोंस्ट्रेटेड इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और सातवां स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी आपको राम राज्य में दिखाई देती है। अन्य जो राज्य हैं उनके साथ संबंध, अन्य जो लोग हैं उनके साथ संबंध, अन्य प्रजाओं के साथ संबंध, आदि-आदि ये सारी बातें हमें दिखाई देती हैं कि कहाँ अयोध्या, कहाँ लंका और उसके साथ भी अगर आपके संबंध बन सकते हैं, तो राम राज्य के ये 7 पक्ष जो हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। अब एक प्रश्न और जो बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है और वो हम सबको ध्यान देना चाहिए कि इज़ राम एन एपिटोम ऑफ मैनेजमेंट? क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप देखने की प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के तौर पे अगर आप राम को देखने लगें, तो राम हैड अ क्लियर विज़न एंड मिशन व्हिच वाज़ टू डिफीट रावण एंड रिस्टोर जस्टिस एंड पीस इन अयोध्या। उसके फर्दर बहुत सारे आपको सब पॉइंट दिखाई देंगे, लेकिन मैं उसको नहीं अभी छेड़ रहा। सेकंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, लगभग वही जो राम राज्य में है, वही लीडर में भी आपको वो बातें दिखाई देंगी कि क्लियर कम्युनिकेशन है राम की, एक्टिव लिसनिंग है, एम्पैथेटिक जो कम्युनिकेशन है, वो आपको दिखाई देगा। तीसरा जो टीम मैनेजमेंट आप राम में देख सकते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम और सेकंडली एम्पावरिंग टीम मेंबर्स, हनुमान को एम्पावर कर दिया, बाकी और लोग बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई देंगे, जामवंत हैं। और सी पार्ट जो है वो रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग टीम मेंबर्स, आपको घटनाएँ वो सारी पता है, आप रामायण को ध्यान करते जाएँ। और 5वां जो स्तर है वो है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, एडहेरेंस टू धर्म, कि जितनी मैनेजमेंट है वो धर्म आश्रित मैनेजमेंट होगी।
और बाकी सारे पॉइंट्स हैं मैं छोड़ रहा हूँ इस वक़्त समय की सीमा को देखते हुए। और उसके अतिरिक्त इमोशनल इंटेलिजेंस ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष है राम का, कि सेल्फ अवेयरनेस बड़ी है। वो कहीं पर भी कोई द्वेष के कारण किसी को कुछ नहीं कहते। क्रोध भी है तो वो द्वेष के कारण नहीं है। वो किसी कार्यवश है, कारणवश है, लेकिन द्वेषवश कहीं नहीं है। इमोशनल कंट्रोल उनका बड़ा प्रभावी है और एम्पैथी एंड कंपैशन आप उनमें देख ही पाते हैं, कि वो तो शत्रु पे भी कृपा करने वाले व्यक्ति हैं। और इसी के आधार पे मेरे मन में जो एक बात आ रही थी कि अगर हम मैनेजर्स को ये कहें कि आप अपने आप का मूल्यांकन करें इस रामायण के आधार पे, तो ये एक तरह का बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म का मूल्यांकन पद्धति है। आप 1 टू 16 के स्केल पर आप अपना मूल्यांकन देखें कि एज़ ए स्ट्रैटेजिक लीडर आप अपने विज़न और मिशन को अगर 1 टू 16 के स्केल पे इवैल्यूएट करें, तो कहाँ पर आप नंबर देते हैं? आप देखिए कि क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने आप को 16 में से 16 मार्क्स देंगे? और ये 16 क्यों है, इसका मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। हालाँकि जो सोशल साइंसेज़ में या बाकी जगह जो इवैल्यूएट किया जाता है, वो 1 टू 10, 1 टू 5, 1 टू 7 इस तरह से होता है। लेकिन इसके पीछे शास्त्रीय कारण है, क्योंकि मनुष्य जो है वो 16 कला संपूर्ण होता है। प्रत्येक लीडर अपना इवैल्यूएट कर सकता है कि वो कितना गोल ओरिएंटेड है। 1 टू 16 के स्केल पे आप करके देखिए। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने में कौन-सा मैनेजर 1 टू 16 के स्केल पे सफल है? अगर 10 पे भी है, तो इसका मतलब है उसके पास आगे 6 और स्टेप्स चलने ज़रूरी हैं। इसी तरह हर मैनेजर अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को 1 टू 16 के स्केल पे देखे। इसी तरह से टीम मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन वो अपना करे कि मैं कितना अच्छा टीम मैनेजमेंट कर सकता हूँ या टीम लीडर हूँ। तो वो भी अपना 1 टू 16 के स्केल पे कर सकता है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इवैल्यूएट करे प्रत्येक मैनेजर कि सेल्फ अवेयरनेस का लेवल उसका कितना है, इमोशनल कंट्रोल कितना है, एम्पैथी और कंपैशन 1 टू 16 के स्केल पे क्या है। और इसी तरह अपने एथिक्स और इंटीग्रिटी को भी वो देख सकता है कि एडहेरेंस टू धर्म जो है, वो उसकी कितनी है 1 टू 16 के स्केल पे है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, हालाँकि इसको हम अभी डिटेल में और बनाएँगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन ये एक तरह का इंस्टेंट सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेथड जो है, ये संस्कृत शास्त्र के आधार पर उपलब्ध होता है। तो ये सारा विषय था जिसकी हमने चर्चा की कि इतना हम जानते हैं, इसके आगे जानने के लिए आज हमने जिन विद्वान वक्ता को जो बड़े प्रभावी वक्ता हैं, इन सारे विषयों को जानते हैं, जिनमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों का बड़ा सुंदर समन्वय है, ऐसे डॉक्टर राहुल मिश्रा जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अगर आप उनकी एकेडमिक उपलब्धियों को देखें तो सीएफए, सीएफई, सीएफएसए अगर मैं इन सबको बोलने लगूँगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैं इस इन सब बातों के लिए क्षमा उनसे चाहूँगा कि आप सभी जितने प्रतिभागी हैं, उनकी इन उपलब्धियों को देखें और ऐसा व्यक्ति जब इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेगा कि पूरी तरह से जो फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो साथ में एक हाथ में रामायण और एक हाथ में फाइनेंस को लेके जब वो बात करेंगे तो उनकी बात में कितना वज़न होगा, कितना मूल्य होगा, ये बात मैं आप लोगों से सार रूप में कहना चाहता था। इसके अतिरिक्त वो स्वयं जो है बोर्ड ऑफ एडवाइज़री बोर्ड में कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने केवल पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ उनके संबंध की बात लिखी है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एडवाइज़र हैं बहुत सारे यूएसए में रहते हुए और इसके अतिरिक्त अगर आप उनकी उपलब्धियों को और देखें, तो पिछले 27 वर्षों में जितनी उन्होंने उपलब्धियाँ की हैं वो अपने आप में बहुत रोमांचक है। किसी को भी वो एक तरह का एक उम, उत्तेजित कर सकती हैं कि इस तरह की उपलब्धियों को वो भी हासिल करे। और जो मेरे लिए एक बड़ी रुचिकर बात है कि उनके वो जो एक तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक शायद डेवलप भी कर लिया है, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रामानोमिक्स इकोनॉमिक्स, राम बेस्ड इकोनॉमिक्स और राम टूरिज़्म इस विषय के ऊपर वो अब काम कर रहे हैं और मेरे साथ जब बात हुई थी तो शायद कुछ महाभारत के ऊपर भी वो अब इस सारे संदर्भों को लेकर के वो चर्चा न बातचीत कर रहे हैं।
तो लेकिन आज जो वो हमारे साथ बात करेंगे, वो इसी सारे विषय के ऊपर चर्चा होगी कि किस तरह से जो वाल्मीकि रामायण है, वो किस तरह से एक एपिसेंटर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। किस तरह से हम मैनेजमेंट के नैरेटिव को बदलें, जो कि वेस्टर्न वैल्यू से और कॉम्पिटिटिव बिज़नेस पे सर्वाइवल के इश्यूज़ पर बेस्ड है, केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो उस सारे को हम कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं ताकि मनुष्यता को बिजनेसमैन पर, बिजनेस के इंटेंट पर भरोसा हो सके और उसको वो सचमुच एक वेल बीइंग की बिजनेस जो है वो उस तरह से हम विकास कर पाए। तो ये सारे विषय थे जिनको मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी में आप लोगों के साथ साझा किया है। तो इस सारे विषय को अग्रसर करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राहुल मिश्रा जी को कि वो इस सारे विषय को लगभग अगले 35-40 मिनट में हमारे साथ साझा करें और उसके बाद फिर हम संवाद की ओर अग्रसर होंगे। डॉक्टर साहब, मंच आपका है। नमस्कार, जय श्री राम। अ, मैं हालांकि हमारे मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर आशुतोष जी का कि हमको इतने गणमान्य और विद्वान लोगों के साथ जोड़ा, और कहीं पे भी अगर अहम भाव आए तो उसके लिए क्षमा हम तो सबसे पहले प्रभु से ही मांग लेते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में कभी कभी मैं का भी आ जाती है भावना। प्रोफेसर साहब का मैं भी अ, जो एक इंटरप्रिटेशन सुन रहा था, एक डिस्क्रिप्शन सुन रहा था, आई थिंक मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हूं कि मैंने संस्कृत को, जो डॉक्टर साहब ने बताया, फोकस रखते हुए हमने प्रबंधन की बात की है। हायर इंस्टीट्यूशंस में, इवन गवर्नमेंट में भी कोशिश की है कि अब शिक्षा संस्कृत में होनी चाहिए, एटलीस्ट वन शुड लर्न। और हमको अपने कैरियर में इस चीज का बड़ा अफसोस है कि हमको संस्कृत नहीं आती, कम, बहुत बहुत थोड़ा बहुत जानकारी है। और मैं तो अभी सुन रहा था, हम प्रोफेसर साहब को मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कमांड है, एक एक पॉइंट को जो उन्होंने एनालाइज किया। और अब तो और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है कि वाकई मैनेजमेंट और संस्कृत, या प्रबंधन और संस्कृत का मिलाप होना बहुत जरूरी है। तो मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा लगा ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वार्ता, एक इफेक्टिव लिसनर होना बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हमारी जो लाइन रहती है कि राम इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज राम, और कई वार्ताओं में, इवन हमने बाहर भी और अपने देश में भी चीजों को कहा है। और एक ये टैगलाइन है कि अपने अंदर के राम को जानिए। सर्वप्रथम ये कोई कहने की बात नहीं है, बड़ा सिंसियर हमारी रिक्वेस्ट रहती है सबसे, क्योंकि राम किसी एक जाति विशेष के नहीं है, वो हमारे अंदर आत्मा में है। और जैसा कि सब गुरुजन से अच्छा सीखना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर अपनाना चाहिए, उसी तरीके से हमारे प्रभु श्री राम एक गुरु की तरह हैं। उनको अपने अंदर बैठा ले, उनसे अच्छी सीख ले, क्योंकि किसी भी धर्म से अच्छी बातों को लेना ये कोई बुरी बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हर धर्म के लोग, जब हमने इस विषयों पे बात करना शुरू किया, स्पेशली वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस को बीच में रखते हुए प्रबंधन और मैनेजमेंट साइंसेस से रिलेट किया, तो फॉलोइंग हमारी अलग अलग रिलीजन से काफी बढ़ी। लोगों ने जानना चाहा, तो शायद हमको लग रहा है कुछ भगवत कृपा रही कि ईश्वर भी यही चाह रहे हैं, लोग भी अच्छा सुनना चाह रहे हैं आजकल के माहौल में। क्योंकि हमने देखा है कलयुग, इस कलयुग में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, और कहते नहीं है पाप भी बढ़ गया है, कि अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है। तो इस पुस्तक के बारे में बता दूं, अब तो 28-29 वर्ष के अनुभव के बाद, हर जगह पढ़ाने के बाद, हमने ये देखा कि वाल्मीकि रामायण से अच्छी पुस्तक या मेगा यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। और मैं एक व्यक्ति को हमेशा धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जब प्रेरित किया था कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पन्ना डेली वाल्मीकि रामायण का बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी, हालांकि आप सब लोग विद्वान हैं, पढ़ते भी होंगे, एक पन्ना, हमने भी एक पेज से शुरुआत किया, और
एक पेज फिर इतना इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कि रोज कुछ ना कुछ पढ़ता रहा समय निकाल के। और ये 24,000 जो हमारे श्लोक से पूरी वाल्मीकि रामायण है, उसको हिंदी में पढ़ के और मैंने ये देखा कि बड़ा इम्पैक्ट है संस्कृत और श्लोक का बॉडी में। मैं फर्स्ट आपसे शुरू कर रहा हूँ, प्रबंधन पे तो मैं आ ही जाऊंगा, हालांकि आप सब लोग को ज्ञान है। जब धीरे धीरे थोड़ा श्लोक पढ़े हमने संस्कृत के, तो पूरे हमने देखा बॉडी में पूरी पर्सनालिटी में चेंज आने लगा। अहंकार जो कभी हुआ नहीं हमको अहंकार, लेकिन जो था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ जो मैं आपको बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छे डिस्कशन में, कि विभीषण जी जब आकाश मार्ग से अपने 5 मंत्रियों के साथ प्रभु से मिलने आए थे, और वो चाह रहे थे कि उन्होंने समझ लिया था कि प्रभु श्री राम नारायण का रूप है, तो उन्होंने आके जो प्रभु श्री राम से जो उन्होंने डिस्कशन किया, उस श्लोक को अगर आप पढ़ें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो अपने आप बीमारियां बीपी और शुगर की चल रही हैं, ये शोध का विषय है, उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आई है। जिन श्लोक के वो संस्कृत में अगर आप पढ़ोगे, जो विभीषण जी का आग्रह है प्रभु श्री राम से, उसको लगातार ध्यान से आप पढ़ें, तो ये स्पेशली ब्लड प्रेशर और शुगर में कमी आती है। हालांकि ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बड़ा माइन्यूटली स्टडी करने के बाद, खुद के ऊपर एक्सपीरियंस। और समवे और अदर धीरे धीरे पढ़ के हमने देखा असत्य बोलना, झूठ बोलना खत्म हो गया। झूठ हम भी बोलते थे, मैं आपको बताऊं बड़ा ओपनली, सत्य की तरफ बढ़ने लगे। तो ये वाल्मीकि रामायण का एक जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, अगर आप पूरे मन के साथ भक्ति के साथ एक पेज डेली पढ़ें। अब क्योंकि मैं मैनेजमेंट का व्यक्ति हूं, मैं सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर रहा, मैं एशिया का फर्स्ट रहा जिसने फॉरेंसिक अकाउंटिंग में रिसर्च किया और सरकार को बताता रहा। तो हम तो कहा नहीं, आर्थिक अपराधियों के बीच में रहे, एनालाइज किया, और इतना लेक्चर वगैरह देने के बाद फिर जब ये ट्रेडिशन शुरू किया एंशियंट विजडम का, वाल्मीकि रामायण को पढ़ते पढ़ते एंशियंट विजडम और मैनेजमेंट ध्यान में आने लगा। लोग भक्ति भाव से देखते हैं, मैं रामायण का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। हमको आज के बड़े ही विनम्र भाव से कहूंगा, हम अभी भी नहीं समझ पाए, हमको नहीं आता है कुछ, लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश की, प्रयास किया, मेहनत किया। तो हमने एजुकेशन, क्योंकि मैं एकेडमिक से जुड़ा रहा, कंसल्टिंग से जुड़ा रहा, वाल्मीकि रामायण को हमने मेगा यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में देखा और मैं कहीं से गलत नहीं था। इतना सूक्ष्म कई आप एक सब्जेक्ट हमसे पूछोगे, मैं बता दूंगा कि ये यहाँ पर है और ये वार्ता में आया है, कोई भी हो। चाहे मैनेजमेंट की बात तो मैं बाद में करूंगा, आप साइंस विज्ञान उठा लीजिए, ये तो अब ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। स्पेस साइंसेस उठा लीजिए, डिफेंस उठा लीजिए, पॉलिटिकल साइंस उठा लीजिए, फिलॉसफी उठा लीजिए, कोई भी विषय छूटा ही नहीं है। और स्पेशली मैं बता दूं कहां पे संदर्भ आता है कि हमने प्रभु श्री राम की लीडरशिप मॉडल पे जो रिसर्च किया, और आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये न्यूयॉर्क वीकली ने निकाला, वहां पे एक्सेप्टेंस बढ़ी, और सेंटर फॉर हिंदुत्व स्टडीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मैंने पुस्तक भी भेजी उन्हीं के आग्रह पे, हमने कोई इसका प्रमोशन नहीं किया। वहां पे उनके लेक्चर के जिस समय उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं इंटरेस्ट हमने नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि सम वे और अदर आप देखें बड़ा डिटेल में, आप सब लोग बाहर आप लोगों ने जाके लेक्चर दिए जरूर होंगे, लेकिन हमने अवॉइड किया। बट अब उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में थोड़ा सा मैंने देखा पाकिस्तान और इस्लामिक उसका डोमिनेशन ज्यादा रहा है, स्पेशली कैम्ब्रिज पे, तो मैंने बहुत ज्यादा बहस नहीं किया। बट लीडरशिप मॉडल को यूएस में और यूके में एक्सेप्ट किया। कौन सी लीडरशिप मॉडल, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया, वो है पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल, इंटरेस्टिंगली एकेडमिक लीडरशिप प्रभु श्री राम का, और एफेक्शनेट एंड इमोशनल लीडरशिप।
ये लीडरशिप जो मॉडल है वो हमने प्रयास करके निकाला और इस पुस्तक में भी है। ये पुस्तक का जो टाइटल एपिसेंटर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो तो सभी रामायण सभी सब्जेक्टों का एपिसेंटर ही है, लोकस है, ये हमको मान लेना चाहिए। और जो पूरी वाल्मीकि रामायण है उसको साथ कई लोगों का विरोधाभास भी है उत्तरकांड को लेकर कि ये है कि नहीं है, बट हम मान लेते हैं है, क्योंकि हमने जो देखा एक पोर्शन अलग से लिखा हुआ है। हालांकि लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम और राम राज्य जब शुरू हुआ, जब लंका रावण का वध करके आए तो 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया है, और उसके बाद यहीं से रामायण का जो श्रवण करता है उसको सारा मिल जाता है। लेकिन उत्तरकांड जुड़ा हुआ है। हम जब बाल का, आप सभी लोगों को मालूम है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, और उसके बाद उत्तरकांड। 7 कांड अपने आप में पूरा विश्वविद्यालय का फॉर्मेट है। हर श्लोक आप बहुत डिटेल में अगर जाएं तो एक पीएचडी का विषय है, शोध का विषय है, और होना चाहिए। ऐसे फीडबैक भी हमको आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लगता है कि प्रभु श्री राम की कृपा हो रही है कि लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है हमारे लिए। शायद 0.001% भी अगर ये अचीवमेंट हो जाता है तो नथिंग लाइक इट। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, इसी पुस्तक से प्रेरित होकर कुछ मुंबई में लोग हैं जो ये प्लान कर रहे हैं वेब सीरीज बनाने का, द अनटोल्ड सागा ऑफ प्रभु श्री राम। ये टाइटल हमने उनको डिस्कस किया, उनको बताया कि रामानंद सागर की रामायण तो सभी ने देखी। आप जब भी रामायण को ध्यान करते हो तो उन्हीं की रामायण आ जाती दिमाग में, हमारे अंदर भी आ जाती। लेकिन बहुत से ऐसे फैक्ट और फिगर हैं जो अनटोल्ड हैं, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो उस पे भी वेब सीरीज बनने की तैयारी है। प्रॉब्ली हो सकता है इन द कमिंग ईयर वो बन जाए, जिसमें और से बहुत से रहस्य या बहुत सी ऐसी चीजें जो शोध करके हमने निकाली है वो आएगी सामने, ड्रामेटाइज फॉर्म में और इजी फॉर्म में। हम लीडरशिप मॉडल जो इसका एक तरीके से इनोवेट किया, पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल, अगर हम उस पर बात करें तो देखिए बड़ा सरल है। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल रहे हैं जो आपको ना पता। और एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि रामायण को, देखिए गीता तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और आईआईटीज में रखी गई है, स्पेशली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। लेकिन ये पुस्तक आने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज रामायण अभी कहीं करिकुलम में मॉडर्न, एंशियंट और मॉडर्न टीचिंग को लिंक करते हुए नहीं है। तो वहां पे भी संभावनाएं बन रही हैं कि हायर एजुकेशन में किस तरीके से एक कॉरपोरेट का पूरा चरित्र प्रभु श्री राम के आधार पर बनना चाहिए। जो आज के डेट में मैं देख रहा हूं बहुत कमी है। आसानी से बात तो कर लेते हैं इथिक्स और इंटीग्रिटी की, लेकिन हमने देखा है वो बहुत डाइल्यूट हो चुका है। कहीं पे भी नहीं, बड़ा शॉर्ट टर्म गोल्स हैं लोगों के। शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म वर्ड बहुत ही उससे यूज होता है, लेकिन इससे कभी गेन नहीं होता, इससे सिर्फ स्ट्रेस आता है। और आजकल की सोसाइटी में आप स्ट्रेस ही स्ट्रेस देख रहे हैं। रिलेशंस का डिटोरिएशन हमने देखा है, इतना तो हमने यूएस में या यूरोप में नहीं देख रहा हूं जितना मैं भारतवर्ष में देखता हूं कि किस तरीके से डिटोरिएशन है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करूं, अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट फिलॉसफी को भी उससे रिलेट किया है ना। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल जो इसमें पुस्तक का 27 चैप्टर में हमने बाइफरकेशन किया, हमने और राहुल खटे जी ने। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल आप देखें कि प्रभु श्री राम, अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात की, ही इज, मैं इजी लगाऊंगा क्योंकि आज भी वो हमारे साथ हैं, ही इज अ वेरी इफेक्टिव लिसनर, इफेक्टिव एंड पॉजिटिव लिसनर। देखिए सुनने की भी एक कला है। वाल्मीकि रामायण में ये बिंदु लिखे हुए कि आप जब सुनते हो तो सारी चीजें आपको सुननी पड़ती, लेकिन उसमें पॉजिटिव क्या है उसको आपको निकालना है। वो जो वार्ता है उसका इंटरप्रिटेशन करना है, और अच्छी जो बिंदु है उसको आपको बताना है। ये इफेक्टिव लिसनिंग होता है।
तो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल या पार्टिसिपेटरी लीडरशिप को प्रमोट करने वाला जो भी व्यक्ति है, उसका इफेक्टिव लिसनर होना और पॉजिटिव लिसनर होना बहुत आवश्यक है। वरना क्या है, आप आज की डेट में 4-5 लोगों को आप एक जगह नहीं बैठाल के एक उस पे कंसेंसस पे नहीं ला सकते। और उन्होंने तो वानर और भालुओं की सेना को, पूरे समूह को एक सेना बनाकर और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो ये बिना पार्टिसिपेशन लीडरशिप के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वानर एक जगह रह ही नहीं सकते और भालू एक डायरेक्शन पे, आप हमेशा देखते हो कि एक ही डायरेक्शन पे जाता है, और अगर उसको क्रोध आया तो फिर उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके की सेना, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अराउंड ऐसा वाल्मीकि रामायण में मैंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया, मेरा सिर्फ इंटरप्रिटेशन है ये आजकल के, बल्कि मैं कथावाचक जो बोलते हैं वो जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन और कथाएं अपने ढंग से बनाते हैं, मैं उसका विरोध हमेशा करता हूं। कई बार हमने सुना है कि उन्होंने बोला कि प्रभु वो हनुमान जी ने विजिटिंग कार्ड दिया और ये किया, और वो बैठे तो वो वाला अपने ढंग से कथा बनाते हैं। तो हमारे हिसाब से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली वाल्मीकि रामायण को, क्योंकि वही सही है, उसी के बेसिस पर सारी रामायणें लिखी गई हैं। ये तो साक्षात स्वयं हमारे महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे और उन्होंने लिख दिया नारद जी के आग्रह पर। तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, आपका जो इंटरप्रिटेशन है उसको आप करिए, जो भी आपकी क्षमता है तो उसी क्षमता के अनुसार किया। और वानर और भालुओं की सेना को मिला के जितनी हमारी आबादी इस समय भारतवर्ष की है, उस सेना को लीड किया था प्रभु श्री राम ने। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। तो आप समझ लीजिए पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल का कितना इफेक्टिव उस समय त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने एक आरंभ किया था और उसको सक्सेसफुल मॉडल बनाया। आज की आप डेट में देख लीजिए भारतवर्ष का मैनेजमेंट किस ढंग से हो रहा है। मेरे हिसाब से तो इसको इफेक्टिव लीडरशिप में लाना चाहिए प्रेजेंट रजीम में। तो लोग जो इधर उधर भाग रहे हैं वो भागना बंद हो जाए, पार्टियां भाग रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की ऑडिटिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसी चर्चा फिर वाल्मीकि रामायण में हुई है। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल के बाद मैं आता हूं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल क्या चीज होती है कि आपकी सेना, आपके टीम मेंबर्स आपके सामने है और एक जो लीडर है या एक जो चेयरपर्सन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो या प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, सारे लोगों की जो क्षमता है, जो डॉक्टर साहब ने स्वॉट एनालिसिस की बात की, हर व्यक्ति की स्वॉट एनालिसिस करना उसको बहुत आवश्यक है और प्रभु श्री राम ने ये करके दिखाया। जो सबसे आखिरी में वानर या भालू खड़ा था उसके बारे में जानते हुए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हुए उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है। ट्रांसफॉर्म तो आप तब करोगे जब कैपेबिलिटी और एनर्जी अपने टीम मेंबर्स के बारे में आप जानोगे, उसको एनालाइज करोगे। तो आप ये देखिए कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उस समय त्रेता युग में हर व्यक्ति का जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, वो 100% डेवलप था। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वशिष्ठ जी गुरु के रूप में अयोध्या में बैठते थे, उसके बाद वो चले जाते थे सप्त, क्योंकि वो सप्त ऋषि थे, वो आकाश मंडल में चले जाते थे। तो बिना 100% दिमाग के डेवलप हुए, मस्तिष्क माइंड आपके डेवलप हुए, कोई एक कार्य हो ही नहीं सकता। आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअल में, ये क्या है बेसिकली, ये उस समय से चला आ रहा है। इवन कलयुग में भी कुछ जो योगी हैं उन लोगों ने प्रयास किया कि कभी उन्होंने बाहर नहीं देखा और कुछ लोगों की मदद से उन्होंने न्यूयॉर्क दिखा दिया, लंदन दिखा दिया। तो आज हम आप जो सामने बैठे हैं, अगर हमारा ज्ञान, हमारा मस्तिष्क 100% डेवलप होता तो इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं थी। तो 100% उनका डेवलप था, वरना इतना सुंदर पार्टिसिपेटरी और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल नहीं हो सकता। अब आजकल के परिप्रेक्ष्य में जैसे अयोध्या टू बोर्ड रूम का एक बड़ा अच्छा टैग लाइन है, ये मैं भी इस्तेमाल करूंगा। ये आपसे ही हमने प्राप्त किया है, ज्ञान अर्जित किया। सीखने में कोई भी बुराई नहीं होती,
इसका 0.001% भी आजकल की कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में अगर आ जाए, पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल, बात तो बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर कमी आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ईगो और एरोगेंस हर व्यक्ति के अंदर आ जाता है। उस ईगो और एरोगेंस को आप अगर हटा देते हैं, तभी आप पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल को प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसा हमने कुछ छवि जो देखी, कुछ छवि वो रतन टाटा जी में देखी थी या आदित्य बिरला जी में देखी थी। ये कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत कुछ तक। और बहुत आप देखिए जो रिस्पेक्ट अर्जित किया। मैं वेस्टर्न किसी भी अपने पश्चिमी देश के थिंकर्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरे को बहुत कम आता है उनसे। हार्वर्ड, वॉर्टन, स्टैनफोर्ड, शिकागो यूनिवर्सिटी, मैसेच्यूसेट्स, कुछ भी एक से एक थिंकर बैठा है, एम्पिरिकल एनालिसिस करता है। कुछ कोई एनालिसिस कर दो, लेकिन हमको पता नहीं क्यों लगता है, मैं आप लोगों के समक्ष ये प्रश्न भी रखता हूं, पीटर एफ ड्रकर जो मॉडर्न मैनेजमेंट के पितामह कहे गए हैं, उनकी जब आप थ्योरी देखें, मैं करना चाहूंगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। हमको पता नहीं क्यों लगता है ये जितने लोग भी हैं ये सब हमारे इन ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, हम लोगों से ज्यादा पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने प्रूफ भी किया, इसीलिए शायद हार्वर्ड वालों ने हमको लेक्चर में बुलाया भी नहीं। बेनेस्टी वहां के प्रोफेसर थे, आज की डेट में पता नहीं है कि नहीं। गवर्नेंस की बात की, हमने कहा गवर्नेंस विषय आपके यहाँ का नहीं है, गवर्नेंस सिस्टम तो हमारे प्रभु श्री राम का है, राम राज्य में था। तो कुछ बहस हुई और उसके बाद हमको नहीं बुलाया गया, बाद में एक अलग रहा सिस्टम, वो एक चीज था। तो इस हमको बट लगता है समवे और अदर, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपके समक्ष रखता हूं। या एक जो हॉलीवुड के बड़े प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं जो अक्सर मेटाफिजिक्स पे ही मूवी बनाते हैं, क्रिस्टोफर नोलन साहब, वो भी हमको लगता है हमारे सारे ग्रंथ और काव्यों का अध्ययन उन्होंने किया है। बहुत सी चीजें हमारी यहाँ से चली गई और हम पश्चिम को देखते रहे और वो हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी को देखते रहे, मेटाफिजिक्स पर काम करते रहे और सक्सेस मिली और हम उन लोगों को नमन करते रहे। पीटर ड्रकर की मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से एक बड़ा सिंपल, बड़ा ही साधारण हम आपको वक्तव्य में बता दें कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो टॉप लीडरशिप होता है, वो गोल रखता है ऑर्गेनाइजेशन के सामने और किस तरीके से सबऑर्डिनेट्स को अपने ढंग से मैनेज करके उस गोल को अचीव करना होता है। टारगेट्स को एक स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उन गोल्स को अचीव करना होता है, वही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, एमबीओ थ्योरी। और इसकी बड़ी रिस्पेक्ट रही हमारे यहाँ भारतवर्ष में, लेक्चर्स देते रहे और क्या बोलूं, मैं भी देता रहा। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर हुआ जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी। हमने कहा ये एमबीओ थ्योरी पीटर ड्रकर साहब की है ही नहीं। मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूं अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं या किसी को ठेस पहुंच रही है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये जो थ्योरी है हमारे प्रभु श्री राम की। अब आप देखिए, लंका जैसा गोल और लिमिटेड रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ हर चीज में, हर चीज के जो रिसोर्सेस थे कितने कम थे। गोल था लंका, रावण से बड़ा तो कोई राक्षस हो ही नहीं सकता, आज भी नहीं। उसकी हम लोग जब राक्षस की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं, तो फिर वही सीरियल और उससे आता है। लेकिन आप जब इन डेप्थ में पढ़ें तो रावण का जो रूप आता है उसको सोच के भय लगता है। उस गोल को अचीव करना, मां सीता को प्राप्त करना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यही तो है। और उन गोलों को अपने सबऑर्डिनेट्स, वो भी 130 करोड़ से ऊपर, उनको समझाना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी वहां पर आती है, क्योंकि हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव, नल, नील, ये मुख्य सेनापति थे। गवाक्ष, द्विविद, ये बड़े बड़े सेनापति थे वानर सेना में। उनको गोल समझाना, डेलीगेट करना फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ, और उसके बाद उस गोल को अचीव कर लेना। क्योंकि राक्षसों के मुकाबले वानर और भालू कमजोर थे। किस तरीके से अचीव किया, इससे बड़ा एमबीओ का एग्जाम्पल कहां मिलता है, इसको नोट करने वाला है। देन सेकंड, हार्वर्ड के ही प्रोफेसर रॉबर्ट कैप्लन का बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड,
हम भी बड़े उसके उत्साह के साथ पढ़ाते थे, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण हमने पढ़ा तो हमने कहा भाई बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? ये तो फिर हमारे प्रभु श्री राम से प्रेरित है। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और उसके गोल का मेजरमेंट करना एंड अचीव करना, हर बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी हो, एलन मस्क का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बेजोस का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी का भी हो, मार्क जुकरबर्ग का, एट द एंड ऑफ द डे उनका यही है कि रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करें, गोल को अचीव करें विद प्रॉफिट ओरिएंटेशन। आप ये देखिए पूरा बेस हमारे युद्ध कांड में जो भी किया है वो ये सारी थ्योरीज हमारे वाल्मीकि रामायण से ही ली गई हैं, और ऐसा हमने डिस्कशंस में, अपने लेक्चर्स में प्रूफ किया है। माने या ना माने, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, कई जगह मान भी लिया है। एक चीज बहुत अच्छी होती है वेस्टर्न उस पे, कि वो चीजों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं अगर प्रूफ उसके साथ आप बता दीजिए। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल। थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग आया था एकेडमिक लीडरशिप, जो हम ही लोगों का विषय है। एकेडमिक लीडरशिप में भी कई बार लेक्चर्स दिए। अब ये क्या है, वस्तु को बताना, गाइड करना, टीच करना, यही तो एक लीडर का काम है। एकेडमिक लीडरशिप आपको मैं बताऊं वो कहां से आया। जब मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था तो जिस समय भरत जी प्रभु श्री राम के पास आए हैं उनको मनाने के लिए कि आप वापस अपना राज्य लीजिए, मेरा तो है ही नहीं, तो प्रभु श्री राम ने उनको अपनी गोदी में बैठाल कर लगभग 21 सब्जेक्टों पे, 21 सब्जेक्ट्स पे या उससे भी ज्यादा उन्होंने उनको बैठाल के समझाया है। दिस इज एकेडमिक लीडरशिप। भावनात्मक भक्ति ये तो एक अलग विषय है, उसको मैं नहीं टच करूंगा, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे रिलीजन को आसान कर दिया भाव को बताकर। अपने लैब पे बैठाला उन्होंने, गोदी में बैठाला, और भरत जी को मैनेजमेंट का ज्ञान दिया, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान दिया, फिलॉसफी का ज्ञान दिया। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, पूरा जो स्पाई सिस्टम है, होम डिपार्टमेंट है, उसका ज्ञान दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स का ज्ञान दिया। कोई ऐसा विषय नहीं है, ऐसा वर्णित है, मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, ऐसा वर्णित है, वो भरत जी को समझाया और वो समझे, कन्विंस हुए। ये उसी एकेडमिक लीडरशिप का कार्य था, और उसका रिलेशन फिर आया आपका एफेक्शनेट लीडरशिप पे। किस तरीके से भरत जी ने उनके खड़ाऊ उठाए और उसको लेके गए नंदीग्राम में बैठकर, पूरा 14 वर्ष का उन्होंने राज्य किया है। दैट इज द कैरिस्मा ऑफ प्रभु श्री राम लीडरशिप मॉडल। एकेडमिक लीडरशिप, उसका रिलेशन हमारे एफेक्शनेट लीडरशिप पर आता है। आप खुद विचार करिए, जो इतने ब्रह्मांडों के जिनके क्रिएशन है, उनकी भ्रुकुटी मात्र से, जैसा आप प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहीं नहीं माना है कि वो प्रभु हैं, भगवान नारायण का अवतार है। अगर हम उत्तर रामायण को मानते हैं तो ब्रह्मा जी, देवी देवता सब उनको लेने के लिए आए थे, उत्तरकांड में ऐसा लिखित है। और ब्रह्मा जी ने जब उनको बोला कि आप तो स्वयं नारायण का अवतार है, उन्होंने उस समय भी बोला है कि मैं दशरथ नंदन राम हूं, मैं कहां से नारायण हूं। नर से नारायण तक का सफर, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यही तो हमारी वाल्मीकि रामायण का स्वरूप है। और एक इंटरप्रिटेशन और रहा है, मंथरा का बहुत बड़ा रोल रहा नर से उनको नारायण प्रूफ कराने में। आप सब जानते हैं, सभी ने रामायण पढ़ी, कोई नहीं चाहिए, तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन का एक आपसे डिस्कशन है। और 14 वर्षों में जो कुछ अनछुई चीजें हैं जो अभी तक बताई नहीं गई हैं या इग्नोर सी कर दी गई हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम को मैनेजमेंट थिंकर, स्ट्रेटेजिक प्लानर, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिस्ट बताया है। मैं आपको और इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा एरिया फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, जब फाइनेंस अकाउंट्स बताते थे तो ये बताते साहब ग्रीस के लोगों ने इन्वेंट किया, ग्रीक्स आए, उन्होंने अकाउंटिंग बताई, फाइनेंस बताई, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे भरत जी ने आविष्कार किया है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। ऐसा अगेन वाल्मीकि रामायण में है। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे हैं,
तो 5 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट करके भरत जी ने उनको दिया, 5 टाइम्स, 5 गुना। अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अचानक हमको याद आता था शायद लखनऊ से 125 किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद में स्थित अयोध्या है। अब त्रेता युग में अयोध्या का जो वर्णन है उनसे तो पूरा लोक गवर्न हो रहा था। आप सोचिए वहां का मैनेजमेंट अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। हम लोग एक घर का बजट प्रॉपर नहीं प्लान कर पाते, ये फाइनेंस स्ट्रीम विद फुल गवर्नेंस, ये भरत जी का रूप था। भरत जी ही पूरा जो वहां का मैनेजमेंट सिस्टम था, उद्यमिता उस समय भी थी, जो उनका रिजर्व था। आज जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बहुत सी चीजों की बात करते हैं, भाई हमारे उस समय डायमंड्स, मणि, ये जितनी भी चीजें थी सब प्रचुर मात्रा में थी। अयोध्या का जो मैनेजमेंट सिस्टम रहा उसको फॉलो करना चाहिए आज की डेट में। एम्पल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हैप्पीनेस इंडेक्स 100% तक, सब लोग स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं थी। वही चीज आज की डेट में मैं बुक में भी है और ये बताने की कोशिश भी किया है। हालांकि हम लोगों का कुछ एक ये 35-40 मिनट या हमारे ख्याल में 24 घंटे भी कम है इस विषय पर डिस्कस करने में, कि राम इज एन इकोनॉमिस्ट, राम इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, राम इज अ मैनेजमेंट थिंकर, राम इज अ डॉक्टर। ऐसी कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, हम प्रूफ करके आपको बता देंगे ये चीज है। और मैं नहीं कह रहा हूं, एक इंटरप्रिटेशन है वाल्मीकि रामायण पे जो सही में आपके सामने है। रामानॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मैं कोई अपने शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जिस समय अपने पिता को सत्यवादी प्रूफ करने के लिए उन्होंने हर चीज त्याग कर दी। कहना बहुत आसान है कि मैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किंग किंग कुछ नहीं होता। किंग का मतलब ही क्या है भाई, हम हमारे इतनी ड्यूटीज हो जाती हैं जब हम लीड करते हैं कि सिवाय त्याग के कुछ नहीं रहता। प्रभु श्री राम ने अपना हिस्सा तुरंत त्याग कर दिया, आर्यवत सुमंत्र को बुलाया जो मंत्री थे और सारी चीजों का त्याग कर दिया। अब ये सोचिए, त्याग कर दिया, ये शब्द बड़े आसान से लग रहे होंगे हम सब लोगों को, लेकिन जो रिसोर्सेस थे, जो हिस्सा था प्रभु श्री राम का, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा था। उनके हिस्से में क्या था। हमने तो कई जगह देखा कि यज्ञ में लाखों गऊओं का दान, लाखों करोड़ों गऊओं का दान, कहना बड़ा आसान है, एक शब्द में कह दिया, लेकिन कितना डिफिकल्ट होता है वो लाइव स्टॉक को मैनेज करना। एनिमल्स का जो मैनेजमेंट है उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल था अयोध्या में, ये हमने वाल्मीकि रामायण से निकाला। वहां का वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग था, ये वाल्मीकि रामायण से निकाला। कितना नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन से मतलब दूध की तरह था वो। जो जल है उसको ग्रहण करने से ही कोई बीमारी नहीं हो सकती, तभी तो सब स्वस्थ थे। क्लाइमेट इतना साफ सुथरा था, तभी तो ये एनवायरमेंट की बात हम कर रहे हैं आपसे ही, कि रामचंद्र जी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट। अब जब उन्होंने हर वस्तु का त्याग कर दिया उसकी अकाउंटिंग के लिए, अब सुमंत, प्रभु श्री राम तो इकोनॉमिस्ट थे, सुमंत्र और बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो मंत्री थे, उनका मैनेजमेंट। वहां पे वाल्मीकि रामायण में समय का नहीं हुआ, घटों का उन्होंने वर्णन किया, घट का, अरब खरब का प्रयोग किया है, शंख का प्रयोग किया है, जो शायद हमको उतना ज्ञान नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मेट आता था, इतने शंख। तो आर्यवत सुमंत्र ने फौरन हिसाब किताब उनके सामने रखा और उन्होंने हर वस्तु का त्याग कर दिया, हीरे जवाहरात से लेकर और जितने महंगे कपड़े होते हैं सब वस्तुओं का त्याग कर दिया। अब यहां पर हमने सोचने वाली चीज, क्योंकि मैं फाइनेंस और अकाउंट्स का व्यक्ति रहा, कि ये सब स्टॉक मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग रहा होगा प्रभु श्री राम का और आर्यवत सुमंत्र का या अयोध्या के प्रबंधन का, कि नीचे वाले कहते नहीं है कि हम लोग जब एज ए चेयरपर्सन टॉप मैनेजमेंट बैठता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीएफओ को बुलाता है और कहता है रिजल्ट्स रखो। अब रिजल्ट तो सीएफओ रख लेता है, गड़बड़ियां भी वहीं से शुरू होती। चेयरपर्सन को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन यहां पर प्रभु श्री राम को एक एक अकाउंटेबिलिटी थी कि क्या क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक फॉर्मूला आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि किस तरीके से
ऑप्टिमम स्टॉक का वैल्यूएशन है। अर्थ ये है कि ये स्टॉक जो हमारे पास रखा हुआ है वो कितने दिनों तक चलेगा। एक हफ्ते का स्टॉक वैल्यूएशन में तो मुसीबत आ जाती है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो, कुछ भी हो। वहां प्रभु श्री राम ने जब आज्ञा ली है मां कौशल्या से जाकर कि वो 14 वर्षों के वनवास में जा रहे हैं, तो वहां पर आप ऐसा वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा कि मां कौशल्या की 300 सेविकाएं थी। अब प्रभु श्री राम का कुछ अपना नहीं था, उन्होंने तो अब वन में वन गमन होना है 14 वर्ष के लिए, सब त्याग दिया। 14 वर्ष के लिए 300 सेविकाओं का प्रबंधन एक घट के अंदर कर दिया। ये समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, सुनने में बहुत आसान लग रहा है। तो मैं आश्चर्यचकित था कि 14 वर्ष तक उनकी 300 सेविकाओं का कहीं पे कोई कमी ना आए, वो 300 सेविकाएं मां कौशल्या के साथ रहे, वो प्रबंधन का विषय था। आप सोचिए, फॉर 14 ईयर्स क्या स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम रहा होगा, क्या डिस्काउंटिंग सिस्टम रहा होगा कि उन्होंने फौरन उसको एनालाइज कर लिया। ये कुछ अनकहे फैक्ट्स हैं जो शायद प्रभु श्री राम की कृपा से पुस्तक में भी आए और लोगों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। बता भी रहा हूं कि उस मैनेजमेंट को, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहा है, उसको फॉलो करें। सेकेंडली, थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु श्री राम हर वस्तु को दान कर रहे थे, ये नहीं उठाया और दान कर दिया। आज अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा 3-4-5 दिन पहले कि 100 टन सोना चाइना में मिला, तो अब लगता बिल्कुल ही रिजर्व सिस्टम चेंज हो जाएगा। 100 टन सोना कुछ नहीं। जब आप त्रेता युग और उसमें जाइए तो कोई सोना, डायमंड्स, मड़ियों की कोई गिनती नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो मार्ग थे अंदर अयोध्या के, वो सब रत्न जड़ित थे। जितने परकोटे हैं घरों के, ऐसा नहीं कि राजमहल ही सोने के थे, सब परकोटे मड़ियों से जड़े हुए थे। ये वर्णित है, उसका इतना सुंदर उल्लेख है जो मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो एक आइडिया लगाइए, अगेन बीइंग अकाउंटिंग पर्सन, उसकी कीमत को अंदाज लगाना, कॉस्ट को अंदाज लगाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब उन सबका हिसाब किताब रखना, फूड सिक्योरिटी, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। फूड का, लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट, उन्होंने, प्रभु श्री राम ने जब वन में जाने से पहले हर चीज का कर दिया। एक सेविकाओं का एक उदाहरण, उसका इंटरप्रिटेशन जो दिया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसी तरीके से कई लोग अयोध्या में उनसे दान लेने के लिए आए थे। उसका हिसाब किताब ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक ब्राह्मण आया, अब यहाँ पे थोड़ा कहते नहीं, क्योंकि नर का रूप था, तो उसमें प्रभु श्री राम का हास्य का भी एक आया है वर्णन। ये भी एक अपने आप में एक यूनिक चीज है, हमने नहीं देखा, जब पढ़ा तो हमें पता चला। उन्होंने एक हल्का सा हास्य भी किया था उस ब्राह्मण के साथ। वो आया क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि प्रभु श्री राम वन में जा रहे हैं, जाओ और दान लो, ताकि तुम और समृद्धशाली परिवार को अपने उसका मैनेज कर पाओ। तो वो ब्राह्मण बेचारा आया प्रभु श्री राम के पास, और प्रभु श्री राम अपने सेनापतियों, मंत्रियों के साथ खड़े हुए थे। तो उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि एक डंडा था, उसको, डंडे का जो डंडा तुम्हारे पास है, जो डंडा है, उसको जितनी दूर तक फेंक सकते हो। ये यहाँ पे हास्य का इनपुट भी, हास्य का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर, क्योंकि जब आप माहौल को लाइट करते हो तो बहुत सी चीजें निकल कर सामने आती, और उस डंडे को जहां तक फेंकोगे वो सारी चीजें, जहां पे गिरेगा डंडा, वो सब तुम्हारी। उस ब्राह्मण ने भी फेंका, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन अब त्रेता और कलयुग में नहीं कर सकते। तो जितनी भी वहां पे गौएं खड़ी हुई थी, जो लैंड था, वो सब उन्होंने दे दिया दान के रूप में उस ब्राह्मण को। अब ये विचार करने वाली चीज है कि किस तरीके से वो वहां का स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम को उसका मैनेज हुआ। तो मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस तरीके से इंटरप्रिटेशन रहा हमारी मैनेजमेंट का। ये लीडरशिप मॉडल रहे, और जैसा 3I 3P मॉडल हमारे डॉक्टर साहब ने बता ही दिया सामने, कि 3I का मतलब क्या है, 3P का मतलब क्या है, एक 3C मॉडल भी है।
अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हम बात करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की, ये सब हमारी वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत है। 3C मॉडल में क्या है आपका? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कम्युनिकेशन में मैं फिर आऊंगा कि विदाउट पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है कि इतनी सेना को संभालना। कोऑर्डिनेशन अपने आप में हल्का शब्द है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन लेवल बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरीके से उन्होंने वानर और भालुओं की सेना को कोऑर्डिनेट किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी सेना को, ऐसे सेनापतियों को कंट्रोल करना, अगेन इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इसी तरीके से कई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते गए। एक थ्योरी जिसपे मैं कार्य कर रहा हूं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसका पेन डाउन करके तो मैं बाद में आऊंगा। वो प्रभु श्री राम का 3 विन मॉडल है। विन, WIN एंड थ्री इसका नॉमेनक्लेचर है कि WIN 3 आता है और विन थ्योरी। अब जो इंटरप्रिटेशन आया प्रभु श्री राम के पूरे चरित्र से, पूरे कैरेक्टर से, एक जो W है उसका मतलब है विजडम, क्योंकि प्रभु श्री राम विजडम का रूप है, नॉलेज का नहीं है। क्योंकि पूरा रामायण में जब युद्ध कांड में आप जाएं तो इट इज नॉलेज वर्सेस विजडम। नॉलेज थी रावण के पास, लेकिन विजडम नहीं था। प्रभु श्री राम के पास विजडम थी। पूरा जो वॉर था इट इज नॉलेज और विजडम के बीच में रहा है। नाउ पहला जो W है वो है विजडम, जो प्रभु श्री राम के पूरे कैरेक्टर से सामने आता है। जो दूसरा W है वो है उनकी विनिंग अप्रोच, कि हमें कैसे भी विजय प्राप्त करनी है, कुछ भी हो जाए। हर उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की है, चाहे वो लाइफ स्किल हो, युद्ध हो, कोई भी गोल हो, उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे विन। तो ये हम हमारे पूरे आजकल के बोर्ड रूम में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ये अप्रोच होनी चाहिए। थर्ड W विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए, इज विड्रॉइंग योर सेल्फ फ्रॉम द निगेटिव एनवायरनमेंट। निगेटिविटी से आप किस तरीके से अपने आप को विड्रॉ करते हैं। उन 14 वर्षों में सोचिए क्या स्ट्रेस था। ऐसा वर्णित है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि प्रभु श्री राम नर के रूप में थे। उन्होंने, वो रोए भी हैं, आंसू भी उनके बहे हैं, वो खुश भी हुए हैं, प्रेम के भाव भी जगे हैं, उनको गुस्सा भी आया है, ऐसा सब वर्णित है। निगेटिविटी भी उनके अगल बगल रही है। सोचिए जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो, जो वनवास में हो, कितनी निगेटिविटी थी, और उसको उन्होंने विड्रॉ किया और गोल को अचीव किया। तो ये 3W आता है। 3I विच इज वेरी कॉमन। मैं आजकल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और इवन हम सब लोगों के लिए सीखने की बात है। अगेन वर्ड्स हल्के हैं, अल्फाबेट्स हल्के हैं। I इज योर इंटेंट। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जब तक आपके अंदर इंटेंट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इंटेंट होना एक भाव है। मैं हमेशा कहता हूं कुछ चीजों में हमारे ही अंदर इंटेंट रहा, लेकिन सेकंड आई नहीं रहा। दैट इज योर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव विद योर कैपेबिलिटी। थर्ड, मैं पूरे अकाउंटेबल होते हुए बोल रहा हूं कि विदाउट इंटीग्रिटी लाइफ में हम अचीव नहीं कर पाते। हाँ, प्रॉब्लम जरूर आती है अगर आप इंटीग्रिटी को लेके प्रैक्टिस करें, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है कि सिचुएशन, वो वही लीडर, वही विजय प्राप्त होता है, गोल को अचीव करता है जिसके अंदर इंटीग्रिटी है। तो W, 3W, 3I। देन प्रभु श्री राम का 3N मॉडल। नाउ N, एक तो नेचर। आपको मैं बताऊं कि प्रभु श्री राम को जो एनवायरमेंटलिस्ट की बात किया है, उन्होंने पशु पक्षियों से भी वार्ता किया है। और जिस समय वो अयोध्या के बाहर निकले, निषाद राज उनके मित्र थे, और कोस्टल एरिया का
पूरा जो रक्षा कर रहे थे वो निषाद राज ही कर रहे थे। तो आप ये देखिए नेचर, और उन्होंने दंडक वन में जो युद्ध किया है, खरदूषण और 14,000 जो उनके सेनापति थे जिनका वध किया है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किसी भी पौधे पेड़ पक्षी किसी को कोई समझ लीजिए हानि नहीं पहुंची। तो उनसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कौन होगा? आज हम लोग बाकू और इन सब जगह जाकर क्लाइमेट को लेकर चिंतित हैं। शुरू से ही क्यों नहीं आपने प्रयास किया कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री हो, ग्रीन हाउस गैसेस ही ना हो? तो उस समय देखिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया उन्होंने। तो नेचर से लगाओ, जल, एनवायरमेंट, ये हर चीज का समझ लीजिए वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, किस तरीके से रिस्टोर किया। तो नेचर हमारा पहला आयना आता है कि नेचर को रिस्टोर करना बहुत आवश्यक है, वरना एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के आगे आज की डेट पे नेचर ही है। हो सकता है आने वाले समय पे कोई युद्ध बहुत बड़ा हो, वो पानी के ही कारण हो, जल के कारण हो, वाटर क्राइसिस हो, हो ही रही। देन द थर्ड एन, नेशन, राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति लगाव। अयोध्या को उन्होंने थ्रू आउट हमेशा एक उसमें माना जो उनका इंक्लिनेशन, डिवोशन टुवर्ड्स अयोध्या, अयोध्या की मट्टी से प्यार, वो तो अपने साथ लेकर गए थे, ऐसा वर्णन है। कोई ड्रामेटाइज फॉर्म नहीं है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। तो नेशन इज फर्स्ट कहना, अगेन मैं बोलता हूं बहुत आसान होता है नेशन फर्स्ट, लेकिन प्रैक्टिस में लाना आई थिंक जिस दिन आ जाएगा तो शायद हम कुछ राम राज्य देख लेंगे। देन नर्चर, द थर्ड एन इज नर्चर, हाउ टू नर्चर द टैलेंट ऑफ अदर्स या टीम मेंबर्स। उन्होंने पूरी वानर सेना, भालुओं की सेना का जो टैलेंट था, या अयोध्या में भी जो लोग थे शुरुआत में, हर चीज युद्ध कांड से ही नहीं है, किस तरीके से उन्होंने कैपेबिलिटीज को नर्चर किया, ये थर्ड एन है। तो आप एनालाइज करो, ये विन मॉडल भी पेन डाउन हमने करने की कोशिश किया है, प्रूफ कर रहा हूं, 3 विन मॉडल ऑफ प्रभु श्री राम। ये तो एक चरित्र प्रभु श्री राम के ही बारे में लगातार मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, समय व्यतीत होता रहेगा। तो इस तरीके से विन मॉडल सिचुएशन आई। अब मैं हमेशा कहता हूं अगर समय सीमा समाप्त हो रही हो तो हमको टोक दीजिएगा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि रामायण और प्रभु श्री राम बिना हनुमान जी के अधूरे हैं। प्रोफेसर साहब, मैं समय तो नहीं लांग रहा हूं जी, 5 मिनट और ले लीजिए, 5-7 मैं मिनट। थोड़ा सा लूंगा, बताने का हाँ, जरूर प्रयास करूंगा, जी क्योंकि जी। हनुमान जी पूर्ण वो भक्ति और शक्ति के रूप तो थे ही, लेकिन पूर्ण व्याकरण के ज्ञाता थे, म्यूजिशियन थे, स्पेस साइंटिस्ट थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हम लोग बोलते हैं वो हनुमान जी के अंदर था, अर्थ साइंसेस का ज्ञान था। वो ऐसे ही नहीं संजीवनी बूटी ले आए थे, लोग कहते थे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हनुमान जी से अलग हो। और मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग घोस्ट थ्योरी डिस्कस करना चाहूंगा, हमारी हनुमान चालीसा में है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उससे हमने घोस्ट थ्योरी निकाली। घोस्ट को आप एब्रीविएट करिए, जी आएगा वो गोल है। जब उन्होंने पूरा समुद्र लांगा है और लंका पहुंचे हैं, तो जी तो गोल था ही वो। जब जामवंत जी ने मोटिवेट किया, अच्छा हर सीनियर को जामवंत जी को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि खुद ही कूद जाओ। भाई आयु को देखते हुए जामवंत जी सब 100 योजन तक पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रिस्क लिया। तो रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाया है, अंगद जी ने भी रिस्क मैनेजमेंट बताया है। तो उन्होंने खुद ने मोटिवेशन, हमको हमेशा जामवंत जी से, जो सीनियर लोग हैं उनको जामवंत जी के कैरेक्टर से सीखना चाहिए कि किस तरीके को युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाओ, ये नहीं अपने बारे में ही बताते रहिए ना। तो घोस्ट थ्योरी ये है कि गोल लंका था, एच फॉर हर्डल्स, हर्डल्स खड़े हुए थे। अब वो सागर था तो हमने उसको बोला ओशन ऑफ चैलेंजेस, ओशन ऑफ चैलेंजेस। उसमें मैनाक पर्वत आया पहले, उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसके बाद सुरसा आई, उसके बाद सिंघनी आई जो छाया को पकड़ लेती थी। उन सबको क्रॉस करते हुए ओशन ऑफ चैलेंजेस
हनुमान जी ने एस को अचीव किया, दैट इज सक्सेस पाई। लेकिन टी अगेन अ ट्रबल, लंकनी के रूप में। तो ये जो घोस्ट हनुमान जी के सामने था वो आया, और ये जो घोस्ट है वो दूर कैसे हुआ? सिर्फ प्रभु श्री राम की भक्ति से। मैं हमेशा कहूंगा राम जी को, राम से बड़ा राम का नाम। राम मीन्स, आर स्टैंड्स फॉर रैशनल या राइट, हमेशा राइट। ए मीन्स योर एटीट्यूड, एम मीन्स योर मोटिवेशन। यही तो राम है। और इसी सोल्यूशन को लेते हुए लंका में हनुमान जी ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा घुसे और उन्होंने सीता जी को पा लिया। तो घोस्ट वे थ्योरी है ये, इसको भी मैं डालूंगा। हर चीज हमारे वेस्टर्न थिंकर्स ही नहीं पा सकते, हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इन्हीं। हालांकि डिस्कशन तो पूरा 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन मैं इन्हीं उसके साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। और पता नहीं कितना अच्छा लगा है ये हमको नहीं पता, लेकिन बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ बताने की कोशिश जरूर की है। कहीं से कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। मैं नहीं, त्रुटि वाला डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, और बहुत प्रभावी आपने बातें हमें बताई हैं। बहुत सारी चीजें तो हमें नहीं पता थी, और अच्छा लगा कि इस तरह से इस सारे विषय के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और ये थ्री बिन थ्योरी और जो एन मॉडल आपने बताया, 3I 3B, और ये लास्ट में जो घोस्ट घोस्ट थ्योरी की, घोस्ट थ्योरी जी। तो ये वाकई बड़ी उपयोगी हैं। अब यही है कि इनको ये टोटल नैरेटिव बदलने के हमें एफर्ट्स करने होंगे। हमारे पास वो ज्ञान है सारा, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, उसको जी अप्लाई कैसे करना है, ये मुझे लगता है हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए कार्यशाला लगानी चाहिए, और हमें ओरिएंटेशन लोगों की इस रूप में करनी होगी। लेकिन अब समय है एक संवाद करने का। तो सबसे पहले हाथ हमारे साथ खड़ा किया है डॉक्टर राहुल जी ने, और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र जी, और जी आप जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत 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 धन्यवाद। और कुछ हमारी अपनी व्यस्तता थी जिस वजह से ये मुश्किल लग रहा था कि कैसे समय निकाल करके इस सेशन को सुनेंगे। तो खैर वो समय की जो सीमा है वो भी पूरी हुई, और अन्य भी चीजें हो पाएंगी। तो बहुत सबसे पहले तो इस सेशन के आयोजन के लिए आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमको भी इसमें जुड़ने का अवसर मिला। और आज के जो वक्ता हैं, विशेषज्ञ वक्ता डॉक्टर राहुल मिश्र जी, हमारे ही नाम तो नाम जो हैं, तो जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप समाज को इस नए अनुसंधान के माध्यम से एक दिशा देने का जो प्रयास है वो आपने किया है। आपके परिचय से ये पता चला कि ये निश्चित रूप से साहित्य का क्षेत्र नहीं था, ना जो आज के समय में कहें सत्संग का या जो अध्यात्म धर्म अध्यात्म वाला क्षेत्र रहा। लेकिन उस आप जिस क्षेत्र में आए, और अपने क्षेत्र से इस क्षेत्र में आना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपका अपना क्षेत्र है वो तो आज के भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस अध्यात्म के साथ जुड़ करके जो संयोग बना है वो एक प्रकार से त्रिवेणी बन करके साहित्य के लिए, समाज के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। वाल्मीकि रामायण सभी राम कथाओं का आधार है, और वाल्मीकि रामायण में राम महामानव के रूप में है। और उसकी शुरुआत ही इस प्रकार से होती है कि एक सामान्य व्यक्ति उस महामानव के रूप में जानना चाहता है कि ऐसा कौन है जिसको समाज जिसका अनुसरण कर सके। को अन्विष्वन् सांप्रतम लोके धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य को, इस तरीके से शुरुआत जब होती है, और उसके बाद बड़े सारे प्रश्न रखे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर नारद मुनि देते हैं, वो क्रम चलता है। और वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक नरेंद्र कोहली जी की जो अभ्युदय है राम कथा है, उसमें उन्होंने राम के जो सामाजिक संदर्भ हैं उनको बड़े
विस्तार के साथ गद्यात्मक रूप में, औपन्यासिक कृति के रूप में उन्होंने उसमें रखा है, और वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आज के आधुनिक गद्य के संदर्भ में यदि बात कहें। दूसरी चीज जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण लगी, सुनना और कहना। राम कथा का विस्तार ऐसे ही चलता है, सुन और कह करके, उसमें कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं आती कि आप पढ़ करके प्राप्त करें। शुरुआत ही उसकी होती है सुनने और कहने से। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भरत जी के व्यक्तित्व का है, उसमें तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भरत जी के बारे में बहुत विस्तार के साथ उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है, और बड़ी अच्छी समयानुकूल और प्रसंगानुकूल बात उसमें लगती है कि श्री राम भरत जी से चित्रकूट में कहते हैं कि पालहु अवध अवधि भर जाई। अयोध्या का पालन उतनी सीमा तक के लिए करो जितनी सीमा तक के लिए पिताजी ने आदेश दिया है। मतलब अनुशासन किस तरीके से बना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो राम राज्य है उस राम राज्य की संकल्पना के पीछे भारत जी का जो बड़ा योगदान है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बड़े विशेष रूप से रखा है। राम के संदर्भ में दो चीजें अगर देखें, सामान्य रूप से जब कभी बात आती है, और एक दो बार हमको बहुत प्रखर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तुलसीदास जी का संदर्भ लेते हुए बात कहें कि सगुण और निर्गुण के भेद को लेकर जब कबीर और तुलसी को अलग अलग रखा जाता है तो वहां पर चीज आती है, लेकिन जो आज की चर्चा है उसको कबीर किस तरीके से देखते हैं, और उसका सामयिक संदर्भ राम एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक व्यवहार के समग्र विज्ञान के रूप में राम किस प्रकार से है, वो देखिए कबीर ने लिखा है, कबीर हरदी पियरी चूना उज्जवल भाई, राम सने यूं मिले दोनों बरन गवाई। और रहीम का एक दोहा है, कही रहीम ऐसे निभाए केर बेर को संग, अब वे डोलत मन आपने उनके फाटत अंग। अगर इन दोनों को रख करके देखें तो कबीर ने सीधे सीधे, कबीर निर्गुण है, राम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आजकल साहित्य में लोग कह करके अलग तरीके से एक बिखराव की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन कबीर ने सीधे स्पष्ट किया कि राम जो है वो मर्यादा के प्रतीक है, स्नेह के प्रतीक है, और जब संबंधों में स्नेह और मर्यादा नहीं रहती तो संबंध स्थापित नहीं होते। तो ये कुछ चीजें थी टिप्पणियों के रूप में इसको हमने रखा। एक चीज मन में मचती है, और आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें यदि उस पक्ष को देखें, राम राज्य जो है वो एक तरीके से राजवंश की परंपरा में है, तो राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें उत्तरदायित्व तो किस तरफ होता है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। जब राम कथा को लेकर के बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राम राज्य की स्थापना के संदर्भों में यह प्रश्न हमको लगता है बड़ा मार्के का है, और इस पर भी विचार होना चाहिए। समग्र रूप से ये हमारी केवल टिप्पणियां हैं, और आपकी जितनी भी स्थापनाएं आपने दी हैं उन पर कह सकने की कोई सामर्थ्य हमारी नहीं है। निश्चित रूप से यह जो पुस्तक है ये हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका जो अंदर इसका कंटेंट है, इसकी सामग्री है, वास्तव में बहुत व्यापक रूप से एक समाज को वैचारिक उद्वेलन देगी, समाज को दिशा देने का काम करेगी। आज के युवा वर्ग को इस पुस्तक के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ये लोगों के जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाली होगी। इतना कहना चाहेंगे और सादर आमंत्रित करेंगे कभी हमारे मंच पर भी आप पधारें और आपको सुनने का अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार अपना आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये पुस्तक अमेज़न पे इस वक्त उपलब्ध है, वहां से आप लोग ले भी सकते हैं और फिर इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके ऊपर आगे की जो शोध है या इसकी जो एक तरह से एप्लीकेशन एरियाज है उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। आपकी टिप्पणियों के लिए आप धन्यवाद और अच्छी बातें आपने कही हैं हमें। इसके बाद डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी।
और उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी, फॉर्मर आईपीएस हैं, तो और संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान उनका है। जी, रविंद्र जी। धन्यवाद आशुतोष जी। आपका जी। आभार मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए पहले तो, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मुख्य वक्ता का। और अभी पिछले 1-2 महीने में ही मैंने मैनेजमेंट एंड भगवत गीता पर तो पुस्तकें मंगाई हैं। कृपया पहले तो मुझे इस पुस्तक का पूरा नाम और रेफरेंस भेज दीजिएगा ताकि मैं आज ही अमेज़न वालों को ऑर्डर कर सकूं। पहली बात। दूसरा सर, इसको सुनने के बाद मुझे ये लगा कि मुख्य वक्ता को कि ये पुस्तक तो प्रत्येक घर में होनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ाते और समझाते रहें। जिस उम्र में हूँ, शायद मैं अपने बेटे को तो नहीं, लेकिन अपनी पोतियों को तो जरूर बता सकता हूँ। जी जी जी। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक अपने आप में एक कालजयी रचना है। जी जी। और एक मेरा जिज्ञासा है, या इसे सुझाव भी कह सकते हैं हम, कि क्या पैसा अब भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं जी, उसमें जो चित्र है वो राम राज्य का ही है। बिल्कुल। इसी तो वाल्मीकि रामायण से और जो हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, इनके बीच समन्वय संबंधी कोई पुस्तक या लेख यदि ये लिखें या बताएं, तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय के लोकतंत्र को भी सशक्त करने वाला होगा। जैसे कभी पिछले वक्ता ने, राहुल जी ने ही, दूसरे जो थे, बात जब कर रहे थे लोकतंत्र की, तो मुझे एकदम ध्यान आया कि अभी ये बात है शायद 5 नवंबर की है जी। शायद 5 नवंबर का, हाँ 5 नवंबर का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था सर, कि जिसमें कर्नाटका में कैसे आईएएस मंत्री, एमएलए, एमपी, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार ने किसानों से बहुत कम पैसे पर जमीन लेकर, जो कि जिसका मार्केट रेट बहुत ज्यादा था, उनको एलोकेट कर दी थी, जिसका उन्होंने बाद में उसको कैंसिल कर दिया है। इनके जैसे उन्होंने कहा ना कि राम राज्य तो क्या था, जनता के लिए था, लेकिन आज किस प्रकार से जो एलीट वर्ग, अभिजन वर्ग है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो यदि हमने राम राज्य की परिकल्पना को घर तक पहुंचाना है, ये जजमेंट उस राम राज्य की ही मैं प्रतीक मानता हूँ, इसलिए मैंने इसको उदाहरण दिया आपको। तो बहुत ही कृपा होगी प्रोफेसर साहब की कि यदि वो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राम राज्य की जो वाल्मीकि रामायण में व्याख्या है या विश्लेषण कर दें, तो उनका बहुत बहुत उपकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनकी बात को सुनकर। और मेरा मन भी भटक रहा है थोड़ा सा कि भाई भगवत गीता के साथ साथ रामचरितमानस और रामायण के भी संदर्भों को जोड़ा जाए। जबकि मैंने अभी तक आपको पता है कि कुछ नहीं करा है उसके ऊपर, लेकिन यदि पुस्तक पढ़ूंगा तो कुछ शायद मेरे को भी प्रेरणा मिल जाएगी, कुछ समझने का अर्थ मिलेगा। तो पुनः बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ अपनी शब्दों को, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी टिप्पणी पे मैं उनको जरूर कहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है उसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी जरूर दें कि फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में जो चित्र वहां पे मूल संविधान में जो दूसरी कॉपीज आई हैं उनमें तो वो चित्र सारे उड़ा दिए हैं, क्योंकि वो भारतीयता तो पता नहीं कहाँ गई उसमें से। लेकिन जो मूल प्रति है उसमें वाल्मीकि रामायण के जो चित्र है और फंडामेंटल राइट्स के साथ उसके संबंध पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। तो जरूर हम टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर देवदत्त जी और डॉक्टर अरुण कुमार जी वो अपनी बात कह लें संक्षेप में, तो उसके बाद फिर हम। जी देवदत्त जी।
हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, विषय तो बहुत अच्छा था मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे इन्होंने फॉरेन में यूएसए आदि विश्वविद्यालय में काफ़ी वो रिसर्च बेस्ड प्रेज़ेंट किया। पर मेरा थोड़ा-सा विषय से हट के क्वेश्चन है साइंटिफिक डेटिंग का। जी। तो ये बहुत विवादास्पद भी है, और जो मैंने वीडियो शेयर की है नीलेश ओक जी की, इसकी कैलकुलेशन मेरे को थोड़ी वो लगी, ठीक लगी मतलब। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? और हम तो ये कभी मौका लगेगा तो इसमें साइंस के लोगों की अलग से वर्कशॉप भी इस पे करा सकते हैं, क्योंकि हम ना यहाँ पे बैकफुट पे हैं। सारा ये मनगढ़ंत घोषित किया जाता है और हम साइंस के लोग तमाशाबीन बने होते हैं। तो ये एक जी। बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल इस विषय को भी लेंगे और मुझे लगता है शायद डॉक्टर अरुण जी इस विषय पे साथ में टिप्पणी ज़रूर करेंगे। हाँ, जो नासा से साइंटिस्ट है, एक बार उनसे भी इस बारे में हाँ जी, संपर्क वो कर लेंगे कि जी, इसका ठीक है। थोड़ा-सा इस पे हो मतलब काम हो। हाँ, उनका अभी लेक्चर ड्यू है उसमें उनसे ज़रूर बात करूँगा। जी। हाँ, ठीक है। किस विषय पे दे रहे हो? वो वैसे आउटर स्पेस पे उनका है, लेकिन अच्छा, ठीक उनसे है। मैं बात करूँगा। आउटर स्पेस पे है ठीक। उनका। हाँ, इस पे जी। ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ही ज़्यादा। जी, 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 जी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। डॉक्टर अरुण जी, आप सर कुछ कहेंगे? और उसके बाद मैडम कला जी और सबसे पहले मैं रामायण और राम के विषय में कहता हूँ। रामायण को आदि काव्य कहना बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि जिस प्रसंग में उसको आदि काव्य कहा गया है उसमें कहा है कि वाल्मीकि के मुंह से जो निकला वो अनुष्टुप छंद में था। तो छंद का प्रयोग या परिभाषा से स्पष्ट है कि उसके पहले भी छंदों में काव्य लिखे जाते थे, और वाल्मीकि 24वें व्यास थे, उनके पहले 23 व्यासों ने भी काव्य में रचना की थी। तो किस अर्थ में यह आदि काव्य है? काव्य की तो सामान्य परिभाषा है कि जो वाक्यम रसात्मकम इति काव्यम, लेकिन मैं दूसरे प्रकार से सोच रहा था कि किसी घटना का जो वर्णन किया जाता है वो वाक्य है, उसी को फारसी में वाकया कहते हैं, और जो तात्कालिक घटना को शाश्वत रूप दिया जाए तो वाक्य का उल्टा काव्य हो जाता है। इस अर्थ में वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, क्योंकि उसमें राम के माध्यम से जिन घटनाओं का या नीतियों का वर्णन है वह आज भी उसी प्रकार सत्य है जो जो जैसे उस समय थी। जैसे काल के गणना के विषय में एक प्रश्न था, वो बहुत भारतीय काल गणना में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें आधुनिक नासा कैलेंडर सॉफ्टवेयर का व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्वयंभू मनु से कलयुग आरंभ तक 3102 बीसी तक एक मनवंतर, ऐतिहासिक मनवंतर कहा गया है, जिसमें 360 वर्षों के प्राय एक युग थे। तो कुल 71 युग हुए हैं वैसे, और वैवस्वत मनु के बाद 13,902 बीसी से 3102 बीसी तक 28 युग गिने गए हैं 360 वर्षों के। उसमें उसके अतिरिक्त 2 युग ऐसे थे जिसमें जल प्रलय हुआ था 720 वर्षों का, तो 28 युग गिनते हैं। तो उसमें 24वें युग में राम हुए थे। तो उनकी गणना करना बहुत स्पष्ट है कि 360 वर्ष के पीरियड में हुए थे, तो प्राय 4,500 बीसी में हुए थे। तो बाकी ग्रहण आदि के आधार पर या अरुंधति के आधार पर गणना करना सही नहीं है, क्योंकि अरुंधति तारा की गति उतने सूक्ष्म रूप से ज्ञात नहीं है, माप नहीं की जा सकती है जिससे उसका काल अनुमान किया जा सके। दूसरी बात, राम और कृष्ण के बारे में, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और कृष्ण को कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दोनों का ब्रह्म रूप में भी वर्णन है, मनुष्य रूप में भी वर्णन है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जन्म लेते ही ऐसे चमत्कार करना आरंभ कर दिया जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कई बार उन्होंने विश्व रूप दिखाया है, या अचानक उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता था जब इच्छा किए। तो इस तरह का चमत्कार राम ने कभी नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ वही किया जो कि एक सामान्य मनुष्य कर सकता है, और सामान्य मनुष्य के लिए वो आदर्श रूप है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाएगा। दूसरी चीज, अपने यज्ञ के विषय में कहा था, तो यज्ञ की सटीक परिभाषा केवल गीता में है। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है
कि हाँ। सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेना प्रसविष्यध्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधुक। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। आवश्यकता की चीजों का उत्पादन जिस कार्य से हो वह यज्ञ है। बाद में लिखा है कि यह चक्रीय क्रम में होता है, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः। तो चक्रीय क्रम में जो उत्पादन हो उसको यज्ञ कहते हैं। मनुष्य के जो दैनिक यज्ञ है उनको अग्निहोत्र कहते हैं। कुछ मासिक यज्ञ होते हैं, कुछ जी, जी। वार्षिक यज्ञ समाज के होते हैं जिनको पशुबंध कहा जाता है। और राजा के 5 यज्ञ कहे गए हैं जिनका अर्थ रामायण से ही समझ में आता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ 3 प्रकार का कहा गया है। पुत्रेष्टि यज्ञ जो कहा गया है उसको उसका अश्वमेध यज्ञ के रूप में वर्णन है। उसमें कोई घोड़ा नहीं छोड़ा गया था। शरीर के भीतर प्राणों का जो प्रवाह है उसको अश्व कहा गया है। और बुढ़ापे में दशरथ का या कौशल्या आदि का प्राण का प्रवाह रुक गया था, तो प्रवाह मुक्त हो जाए, उसकी जो बाधा है वो टूट जाए, तब वो पुत्र जन्म देने में समर्थ होंगे। ये उस अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य है। दूसरा अश्वमेध यज्ञ जैमिनी अश्वमेध पर्व वगैरह में है, पद्म पुराण वगैरह में है, या महाभारत में भी था। तो वो उसमें भी घोड़ा देश में नहीं घूमता था। आप घोड़े को अगर फ्रीली छोड़ दीजिए तो अपने वो चारागाह से बाहर, वो टाउन के बाहर भी नहीं जाएगा। और देश में घूमना तो बहुत दूर की बात है, और उसको रास्ते का भी पता नहीं है किस रूट से हमको जाना है। तो ये असंभव। उसका वास्तविक अर्थ ये है कि समाज में या देश में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बाधा नहीं होनी चाहिए। ये सामान्य अर्थ हुआ। बाकी आध्यात्मिक और आधिदैविक अर्थों के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। फिर राजसूय यज्ञ है और एक चयन यज्ञ है, शीर्ष यज्ञ, जिसको कहते हैं कि किस काम के लिए किसको चुना जाए। जैसे सीता की खोज में चारों दिशा में वानर गए थे। दक्षिण दिशा में हनुमान के साथ अंगद, जाम्बवान वगैरह भी गए थे, लेकिन राम जी जानते थे कि काम किससे होगा। हनुमान को ही अंगूठी दी थी अपनी। ये चयन यज्ञ का उदाहरण है। और बाकी एक पादुका से शासन होता था, तो आज भी पादुका से ही शासन हो रहा है। राष्ट्रपति की जो पादुका है, मुहर है, उससे प्रधानमंत्री शासन कर रहा है। तो उसमें अभी तक अंतर नहीं आया है। ठीक। ये अच्छी बात है। हाँ। तो और भी कई चीजें हैं, जैसे शिक्षा के बारे में या इंजीनियरिंग के बारे में वो कहा गया कि भरत जी जब जा रहे थे तो राम के रास्ते में सभी बाधाओं को दूर। अच्छा, आज की जो परिस्थिति है विश्व की, वही राम के काल में थी। वैसे तो सब अलग अलग राजा थे, लेकिन इक्ष्वाकु वंश का जो राजा था वो पूरे विश्व का चक्रवर्ती राजा माना जाता था। उन्होंने बाली को मारते समय कहा है कि पूरी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशियों की है। जहां कहीं भी अन्याय हो, अपराध हो, उसका दंड देना मेरा कर्तव्य है, और मैं भरत के प्रतिनिधि के रूप में तुमको दंड दे रहा हूँ। तो बाकी मिथिला वगैरह राज्य वैसे नहीं थे जैसा अयोध्या था। तो उत्तरकांड में लिखा है राम के लौटने के बाद कि 300 राजा राम के युद्ध में मदद कर रहे थे। मतलब कुछ तो पहले से थे और कुछ रावण से डर करके राम के पक्ष में आ गए थे। तो राम 300 राजाओं के प्रमुख थे। राजाओं के 8 कैटेगरी है जिनका ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन किया गया है। सभी यज्ञों में आशीर्वाद दिया जाता है। भोज, महाभोज, राजा, सम्राट, इंद्र, महेंद्र, परमेष्ठी, ब्रह्म या स्वयंभू, 8 तरह। तो सबसे उच्च कोटि के वो राजा थे। और जैसे असुरों को हराना था तो दशरथ भी हरा चुके थे। विश्वामित्र के अनुरोध पर भी दशरथ स्वयं सेना लेकर जाने पर तैयार थे, लेकिन पूरे निर्णय चिंतन के बाद यह तय हुआ कि सिर्फ सेना से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। राम को प्रजा के भीतर जो घुसपैठिए आतंकवादी छिपे हुए हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान और चीन के हैं, उनसे समाज में जाकर के लड़ना होगा। और उसके लिए राम खुद 14 साल जंगल में घूमे। तो उस समय की जो परिस्थिति थी, आज भी वही परिस्थिति है। और हर प्रकार से रामायण के मार्ग पर ही चलने से भारत की रक्षा हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी रुचिकर है कि कि वो पादुका और राष्ट्रपति की मोहर बहुत रुचिकर लगी मुझे। सटीक। चलिए, और किसी की कोई टिप्पणी, कोई चर्चा, फिर उसके बाद हम जी अविनाश श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, मैं तो बीच में नहीं था कतिपय कारणों से, और लास्ट मैंने अंतिम में मैं जुड़ गया हूँ। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही
कि श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखलाए हैं और रामचंद्र ने नहीं। मैंने तो रामचरितमानस पढ़ा है, तो वहां जी। पर बाल कांड में चमत्कार का तो वर्णन हमें देखने मिलता है। यहाँ इधर उधर दो बालक देखा मत फिर कोई की वाहि विशेखा। और दूसरा, जब उनका जन्म होता है तो माँ जब पहुंचती है कौशल्या, तो जी। वहां पर जो वर्णन है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या जी, हितकारी जी। हर्षित हाँ, महतारी। और उसी में बताते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदिक है। तो इसकी झलक वहां पर भी हमें दृष्टिगत होती है। ये एक सिंपल निवेदन है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी, जी, जी। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। लेकिन फिर भी राम स्वयं को जो है वो दशरथ का पुत्र ही कहते हैं, नहीं नहीं, अपने वो को तो मनुष्य सही घोषित करते हैं। बाकी है। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि थोड़ी-सी कुछ और है, लेकिन वो जी। बात सही आपने बिल्कुल उचित कहा। और किसी की कोई टिप्पणी को प्रश्न अगर किसी का है? मैडम गीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो पूरा सारा विषय सुना और आप तो दर्शन के हैं, तो अगर कोई टिप्पणी संक्षिप्त सी अगर आप करना चाहें तो मैं अनम्यूट कर यही बोल रही थी, पहले तो रिलीजियस बुक की तरह पढ़ा था, तो अब ये एनालिसिस देख के तो बहुत ही अच्छा लगा। चलिए ठीक है। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य वक्ता को कि उन्होंने ये जितनी भी बातें सुनी हैं, विविध विषयों को सुना है और प्रश्न भी उन्होंने देखे हैं और कुछ प्रश्न तो मेरे भी थे, लेकिन वो उस वक़्त मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन ये कुछ प्रश्न हैं कि हम किसी तरह से इन सारे विषयों को लेकर के आएँ और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, मैनेजमेंट में और अब तो संभव है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके माध्यम से इन चीज़ों को हम चाहे 2 क्रेडिट का, 3 क्रेडिट का जो है वो कोर्स बना कर के लगाएँ। और मुझे लगता है कि उसमें डॉक्टर साहब की पुस्तक हमारी विशेष सहायता कर सकती है, जो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लोग हैं। तो ऐसा हमें कुछ प्रयास करना चाहिए और ऐसे ही अगर कोई संभावना बन पाए तो निश्चित रूप से उसे हमें टटोलना चाहिए। तो ये कुछ एक प्रश्न थे लेकिन मैं इनको नहीं आपके साथ शेयर कर दूँगा, अभी तो मैं इनको सामने नहीं ला रहा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर अपनी सारी टिप्पणी जो है डॉक्टर साहब रखें और उसके बाद हम आज के संवाद को यहीं विश्राम देंगे। जी सर। जी। आ, भावेश तो मैं तो सीखने के लिए बैठा हूं, मैंने कुछ बोला नहीं है। जो चीजें एनालाइज किया ये आप हमसे शेयर करिएगा डॉक्टर साहब। और मैं इस मुहिम में ही लगा हुआ हूं कि कैसे रामायण को करिकुलम में डाला जाए इन मॉडर्न फॉर्मेट। और आपको और थोड़ा सा बस मैं समय लूंगा। जैसे सुग्रीव से अच्छा ज्योग्राफी का ज्ञाता कोई नहीं था, क्योंकि उनको कोना कोना मालूम था पूरे पृथ्वी का। ऐसा वाल्मीकि रामायण में फिर वर्णित है। उन्होंने एक एक पॉइंट बताया है। दूसरा, चित्र के माध्यम से भी एक जो आप देखते होगे, प्रभु श्री राम आगे, माँ सीता बीच में और पीछे लखन जी। तो एक एनालिसिस सी है कि रामचंद्र जी को हमेशा एक विजडम का रूप कहा गया है और हमारा वुमेन नारी के प्रति बहुत ही ज्यादा आदर है और नारी नारायणी का रूप है, वही हमारा कल्चर है। और लक्ष्मण जी वैलर के रूप हैं, वीरता के। हुँ, हालांकि विजडम का वर्णन भी है, उन्होंने प्रभु श्री राम को ज्ञान दिया है जब वो दुखी थे। तो हुँ, विजडम और हम वैलर के बीच में अगर हमारी संस्कृति है तो तभी वो सिक्योर है। हमारे ख्याल में इस चित्र को आगे आना चाहिए। नल नील से अच्छा कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बन सकता इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 5 दिन में 100 योजन का पुल कैसे बनाया, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें, हालांकि समय कम था, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन का है। अदरवाइज मैं धन्यवाद देता हूं, आपने हमको बुलाया और हमको बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करते हुए। ऐसे बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये अलग अलग रूप है प्रभु श्री राम के। जी। डॉक्टर साहब आपने जो ये बातें रखी हैं, इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं, क्योंकि इस तरह के विषयों को बहुत कम लोग टेक अप करते हैं और उसमें अपनी इतनी मेहनत, अपना सब टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ देते हैं। तो हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारा मार्ग निर्देशन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया और हमें ये विश्वास दिलाया कि हम राम के अनुचर होने के योग्य हैं। और
तो निश्चित रूप से ये मैं चाहूँगा और प्रयास भी करेंगे बाकी सब लोगों के साथ बात करके कि इस विषय को कम से कम मैनेजमेंट में नहीं तो आर्ट्स में 2 नंबर का 2 क्रेडिट का कोर्स जो है वो ज़रूर लगाएँ। क्योंकि अब तो बहुत संभावनाएँ हैं जी। एनईपी 2020 में कि इस तरह की बातों को हम लागू करें और धीरे-धीरे अगर संभव हो तो निकट भविष्य में इस सारे नैरेटिव को बदलकर इसके साथ हम रिप्लेस कर पाएँ। ऐसी ही हम आशा करते हैं, ऐसी ही हमारी अपेक्षा है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला, अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। उसके लिए तो जितना आपके प्रति हम आभार प्रकट करें वो कम ही है। लेकिन शायद ये भगवत कृपा ही थी कि आपने ये ज्ञान इसीलिए अर्जित किया था कि आप इसका हमारे साथ इसको साझा करें, इसका वितरण करें और हमें प्रभु की कृपा यही थी कि हम इसके योग्य बने। तो आज ये समय आया और आज हमने ये यज्ञ किया, राम यज्ञ किया और इसमें आपने जो अर्जन किया था उसका आपने हमें वितरण किया और हमने उसको ग्रहण किया। मुझे लगता है आज का ये यज्ञ पूर्ण हुआ इस अर्थ में। तो इन्हीं मैं सब शब्दों के साथ जी। मैं आपको शिक्षा के लिए हमेशा आप सब लोगों के साथ हूँ। जितनी जी, भी कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, आप जहाँ पे सोचे मैं हाजिर हूँ। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके इस आश्वासन से मेरा भी उत्साह बढ़ा, विश्वास बढ़ा और निश्चित रूप से फिर दोबारा कुछ न कुछ इसी तरह के इश्यूज़ को हम टेक अप करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, जिन्होंने इस ज्ञान चर्चा में, इस यज्ञ में प्रतिभागिता की है, मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि अ, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना टाइम उन्होंने दिया है और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया है। और विशेष रूप से डॉक्टर राहुल खट्टे जी का मैं आभारी हूँ कि वो निरंतर मेरा सहयोग करते हैं इन सब विषयों में और पूछते भी हैं, बताते भी हैं और कुछ न कुछ करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। तो दोबारा फिर हम लोग इसी तरह के किसी विषय को लेकर के जल्दी दोबारा मिलेंगे और आने वाले कुछ विषयों में जो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ कि एक तो जो है वो आउटर स्पेस के ऊपर डॉक्टर रवि शर्मा जी जो हैं, वो 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर लेंगे। स्वयं वो नासा में हैं यूएसए में हैं इस वक़्त, तो उनका लेक्चर जो है मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट वीक में हम लेंगे और उसके नेक्स्ट वीक में जो है वो चारवाक दर्शन के ऊपर लेंगे, चारवाक और लोकायत के ऊपर और उसकी एप्लीकेशन एरियाज़ क्या हैं उसके ऊपर डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी जो हैं, वो उस सारे विषय के ऊपर बात करेंगे। और इसी तरह के और बहुत सारे विषय हैं, तो लेकिन समय-समय के साथ-साथ जैसे-जैसे संभव होगा हम इन विषयों को लेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर दोबारा मिलेंगे, चर्चा करेंगे और इन सब विषयों को अग्रसर करेंगे और जो हमसे संभव है, कम से कम हनुमान से यही प्रेरणा तो हमें मिलती है कि जितना हो सकता है उतना तो हम अवश्य करें, उसमें कोई संकोच ना करें। तो धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप धन्य सभी का इन सब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की धन्यवाद। चर्चा को यहीं विश्राम करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आभार। सर। धन्यवाद। जी। सब लोगों को धन्यवाद। साधुवाद।